जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो अपने सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आप एक बार आप अच्छी तरीके से ऑडियो वीडियो देख लीजिएगा। अगर क्लियर है, आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, तो आज अपन आगे के क्वेश्चन लेते हैं। और मैं कोई एक क्वेश्चन नहीं कराने आया हूं, मैं काफी क्वेश्चन आपको करा के जाऊंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, एक तो मेरे को लाइक के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए नहीं बोलना पड़े, आप अपनी जिम्मेदारी समझकर कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मैच द कंप्यूटर कंपोनेंट्स विद इट्स जनरेशन। एक तरफ आपको कंपोनेंट दे रखा है, एक तरफ आपको जनरेशन दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि आप इन दोनों को मैच कीजिएगा। तो बच्चों, आप सबको पता है कि कौन कब आया, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो बच्चों, सबको सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, क्वांटम कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर अभी चल रहे हैं और बच्चों इनकी रिसर्च चल रही है, और ये कौन सी जनरेशन में आएंगे? फिफ्थ। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया? तो माइक्रो प्रोसेसर बच्चों फोर्थ जनरेशन में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ जनरेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आए? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मिनी सर्वर कहलाते हैं, जो मिनी सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सुपर सर्वर, एक तरीके से ये बोल सकते हो, सुपर कंप्यूटर नहीं बोलते इनको, सर्वर बोलते हैं। सर्वर का जो सिस्टम है वो कब आया? तो सर्वर का जो सिस्टम है वो थर्ड जनरेशन में आया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड जनरेशन। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। VLSI चिप या फिर माइक्रो प्रोसेसर एक ही बात है, तो ये कौन सी जनरेशन में आया? तो ये फोर्थ जनरेशन के अंदर आया। और बच्चों मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी याद रखिए, मैग्नेटिक टेप ले लो। मैग्नेटिक टेप की बात करें या मैग्नेटिक टेप की बात करें तो सेकंड जनरेशन में आई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक जितने भी डिवाइसेज है वो फर्स्ट जनरेशन से आना स्टार्ट हो गई थी। याद रखो, अगर मैग्नेटिक टेप की बात करें, मैग्नेटिक टेप की बात करें, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर कौन सी जनरेशन की है? तो आपको आंसर क्या देना है? फर्स्ट जनरेशन की है। क्लियर? यहाँ पे सेकंड जनरेशन का कोई आइटम नहीं है। सेकंड जनरेशन में क्या आया था बच्चों? ट्रांजिस्टर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी बच्चों, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन के अंदर आपकी आईसी आई। फोर्थ जनरेशन में VLSI आया, और बच्चों फिफ्थ जनरेशन में क्या आया? UVLSI आया। क्लियर? और याद रखिएगा, फोर्थ जनरेशन में VLSI आया, VLSI, और फिफ्थ जनरेशन में UVLSI आया, LSI आया। बच्चों सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया। तो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इजी पेपर बनता है। तो फर्स्ट जनरेशन में बच्चों वैक्यूम ट्यूब शाई, जिनको अपन वॉल्व भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब शाई जिनको अपन वॉल्व भी कहते हैं। और बच्चों थर्ड जनरेशन में क्या आया? तो थर्ड जनरेशन में IC आई। बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैग्नेटिक मेमोरी तो सेकंड में आई थी, तो फर्स्ट क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे मैग्नेटिक कोर बोला इसने, कोई पर्टिकुलर नहीं बोला कि हार्ड डिस्क का भाई, ऐसा नहीं बोला। इसने बोला मैग्नेटिक कोर मेमोरी, यानी मैग्नेटिक वाकई यूज कब आने स्टार्ट हो गई थी? तो फर्स्ट जनरेशन में आना स्टार्ट हो गई थी। या सेकंड जनरेशन का कुछ भी नहीं है। याद रखिए, काफी मैग्नेटिक आपकी फर्स्ट जनरेशन में आ गई थी। बच्चों VLSI चिप, तो VLSI चिप कौन से जनरेशन में आई? फोर्थ जनरेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर कब आए? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को अपन सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं। और सर्वर कंप्यूटर कब आए? जब अपना आविष्कार हुआ किसका? इंटरनेट का। तो इंटरनेट की जब बातें चली 1969, बच्चों ARPANET बना, उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर आए। बच्चों माइक्रो प्रोसेसर, बच्चों पहला माइक्रो प्रोसेसर दुनिया का कौन सा? इंटेल। और कौन है? 4004, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है दुनिया का। बच्चों ये कब आया? 1971 में आया। तो 1971 की बात करें तो फोर्थ जनरेशन है। क्वांटम कंप्यूटर अभी फिफ्थ जनरेशन के है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ जनरेशन का है। क्या ये क्लियर है सबके? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार अच्छी क्लास है, तो आप शेयर कर सकते हो। क्लियर? चलिए, कुछ डाउट है तो बताइए। क्लियर है बच्चों? चलिए, हाँ कोर्स वाले क्वेश्चन काफी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भाई लाइक तो कर दिया करो, आपके ग्रुपों में शेयर कर दो। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, फिर अपन क्लास को बढ़ाएंगे आगे। आप मेरे को मोटिवेट भी करते रहिएगा, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। हाँ जी, क्लियर है सबके? तो आज का मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, अलर्ट रहना बिल्कुल।
ये क्वेश्चन है बच्चों, मैच द कंप्यूटर जनरेशन विद इट्स की फीचर्स। तो बच्चों एक तरफ तो आपके जनरेशन है और एक तरफ आपका की फीचर है। याद रखिए ये यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, जो बड़े बड़े एग्जाम में आ चुके हैं। तो की फीचर क्या है, फर्स्ट जनरेशन का की फीचर क्या है? तो बच्चों पहले इनको देख लीजिए। क्वांटम कंप्यूटिंग फिफ्थ जनरेशन का है, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सी जनरेशन? फिफ्थ। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में आई, आप सबको पता है। पैरेलल प्रोसेसिंग बच्चों फोर्थ जनरेशन में आई, ये भी आपके क्लियर होना चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बच्चों ये भी फिफ्थ जनरेशन का है। जीयूआई का कंसेप्ट, इसका मतलब माउस का कंसेप्ट, जीयूआई का कंसेप्ट, फाइल एंड फोल्डर का कंसेप्ट, ये बहुत लेटेस्ट कंसेप्ट है, फिफ्थ जनरेशन का है। टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आए। बच्चों मैंने आपको कई बार बताया, समझना, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बांटूं, तो बच्चों फर्स्ट जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे? तो फर्स्ट जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अच्छा, सेकंड जनरेशन के कौन से थे? तो सेकंड जनरेशन के भी यही थे। कौन से? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे, लेकिन अधिकतर बैच ही चला। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे? तो बच्चों ये थे टाइम शेयरिंग आ गए थे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। फोर्थ जनरेशन में कौन से आए थे? तो फोर्थ जनरेशन में बच्चों पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई थी, पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसे एग्जांपल दूं मैं तो यूनिक्स है, लिनक्स है, इनकी बातें चलने लग गई थी। अगर यहाँ एग्जांपल दूं तो विंडो की बातें चल रही थी, यहाँ पर एग्जांपल दूं तो डोस की बातें चल रही थी। क्लियर है बच्चों? और फिफ्थ जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफरेंट आ रहे हैं, जो एपीएल लैंग्वेज और इनके अंदर बन रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो एक तो ये आपके दिमाग में रखना है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी जनरेशन में आए। अच्छा, कोई पूछे कीबोर्ड माउस कब आया? तो कीबोर्ड और माउस की अगर बात करें, कीबोर्ड और माउस की अगर कोई बात करता है तो याद रखना कीबोर्ड माउस आपके थर्ड जनरेशन के है। क्लियर? अगर कोई पूछे कि डीबीएमएस लैंग्वेज कब आई, एसक्यूएल कब आई, ओरेकल कब आई, तो ये सब फोर्थ जनरेशन में आई है। कोई आपसे पूछे सी प्लस प्लस कब आया, जावा कब आई, तो बच्चों ये सब का जो कंसेप्ट है वो थर्ड जनरेशन का है। क्लियर? कोई अगर आपसे पूछे फोर्ट्रॉन कब आई, कोबोल कब आई, फोर्ट्रॉन कब आई, कोबोल कब आई, पास्कल कब आई, क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये अधिकतर सेकंड जनरेशन की है, ये पॉइंट आपके क्लियर कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, पहले कमांड लाइन इंटरफेस होता था, आप सबको पता है। पहले ओएस को भी दो तरीके से बांटा, एक किसके हिसाब से? इंटरफेस के हिसाब से। अब ये इंटरफेस क्या होता है तो दिमाग में लाइए, इंटरफेस का मतलब है कि यूजर उसको यूज कैसे करेगा, वो इंटरफेस है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका यूजर है, और यहाँ पर बच्चों आपका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिए उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ओएस का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये यूजर इसको यूज कैसे करेगा, वो होता है इंटरफेस। कमांड के थ्रू यूज करेगा या फिर माउस के थ्रू यूज करेगा, वो होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस के हिसाब से ओएस दो तरीके का आया, एक सीयूआई बच्चों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसको सीएलआई भी कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। एक आया जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर फोल्डर होते हैं, जिसके अंदर आइकन होते हैं, जिसके अंदर माउस होता है, वो कौन सा है? जीयूआई। जिसके अंदर कमांड लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? कमांड, वो होता है बच्चों सीयूआई या फिर सीएलआई। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो कैसे मैच करना है। अब चलिए अपन मिला देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आई, सेकंड जनरेशन में बच्चों, सेकंड जनरेशन में इनमें से टाइम शेयरिंग है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फिफ्थ में आया बच्चों। क्वांटम कंप्यूटिंग भी फिफ्थ में आई। ये देखो बच्चों बहुत बड़े एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसरो के, इरिन के, तो एक में दो दो ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। फोर्थ जनरेशन में क्या आया? पैरेलल प्रोसेसिंग आई। अच्छा, थर्ड जनरेशन में क्या आया? तो थर्ड जनरेशन में आया आपका टाइम शेयरिंग। और बच्चों सेकंड जनरेशन में क्या आया? तो सेकंड में यहाँ पर सेकंड के अंदर क्या आया? तो बैच फर्स्ट के अंदर यह आया। सेकंड जनरेशन का इसमें कोई है क्या? तो टाइम शेयरिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पैरेलल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग। तो बैच तो फर्स्ट की है और सेकंड की भी है, तो आप इसमें डी दे सकते हो क्योंकि ये डी यहाँ पर आ सकता है। क्लियर? इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो बच्चों सेकंड जनरेशन में आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही आया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बना? ए के अंदर क्या बना? तो ए के अंदर आपका डी बना। अच्छा, बी में क्या बना? तो बी के अंदर आपका बना बच्चों डी बना, बी में भी डी बना। थर्ड जनरेशन में क्या बना? तो थर्ड के अंदर बच्चों ए बना। याद रखिए फोर्थ में क्या बना? तो फोर्थ के अंदर बच्चों सी बना।
फोर्थ के अंदर सी बना, और फिफ्थ में क्या बना, तो फिफ्थ के अंदर ई बना। ये आपका ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफी कुछ सिखा के गया है ये क्वेश्चन। एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखो बच्चों, एक बार अगर आपका पढ़ा हुआ है मेरे द्वारा तो आपका रिवीजन जबरदस्त तरीके से हो रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको आईए में मिल सकते हैं। पूछ लेगा जीयूआई कौन सी जनरेशन का है, तो फिफ्थ जनरेशन का है। पैरेलल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर बच्चों वीएलएसआई, ये सब कौन से जनरेशन के हैं, फोर्थ जनरेशन के हैं। बैच प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के हैं। बेस्ट आंसर फर्स्ट है, लेकिन सेकंड है तो इसी से मैच करा दो। क्वांटम कंप्यूटिंग फिफ्थ जनरेशन की है। एक बार कमेंट कर दीजिए हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बार बार कह रहा है पेन चेंज कर दो, ठीक है। आइकन कौन सी किस में होते हैं, तो आइकन जीयूआई के अंदर होते हैं। किसके अंदर, जीयूआई के अंदर। नेक्स्ट चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको मैच कीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। इंटेल 8086, इंटेल 80386, AMD 7 ARM बच्चों 3। अब इनको अगर अपन को मैच करना है तो एक बार इसको देख लेते हैं अपन अच्छी तरीके से। देखो बच्चों ये सब क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर के नाम है इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। इंटेल सीरीज है बच्चों, ये AMD सीरीज है, ये ARM सीरीज है। क्लियर, ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए। ये ARM सीरीज है, ये AMD सीरीज है। क्लियर, तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको समझना। सबसे पहले मैं आपको इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता देता हूं। हाँ जी, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा समझना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद कौन आया, 8008 आया। ये दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन। देखो एक चीज तो ये होती है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है, एक तो होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर की फर्स्ट जनरेशन। दोनों में अंतर है। फर्स्ट जनरेशन में कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे। ये आपके दिमाग में रखना आपको। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे, केवल वैक्यूम ट्यूब काम आती थी माइक्रो प्रोसेसर की जगह। सेकंड जनरेशन में भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे, केवल ट्रांजिस्टर यूज आते थे। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज आती थी। माइक्रो प्रोसेसर आए कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में। लेकिन बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी जनरेशन है। क्लियर, तो माइक्रो प्रोसेसर की भी खुद की एक जनरेशन है। क्लियर है बच्चों, हाँ जी। आज बच्चे कम जुड़े हैं, हो सके तो शेयर कर दीजिए बच्चों एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट के ऊपर। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है, माइक्रो प्रोसेसर की खुद की भी जनरेशन होती है। माइक्रो प्रोसेसर की खुद की भी जनरेशन होती है। एक तो कंप्यूटर जनरेशन है जो आप तैयार करके जाते हो, एक माइक्रो प्रोसेसर की खुद की जनरेशन होती है, वो देखिए। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया, फोर्थ जनरेशन में आया। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन बताइए, तो इंटेल 4004 और 8008 ये माइक्रो प्रोसेसर की फर्स्ट जनरेशन के है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर बात करें 8085, ये माइक्रो प्रोसेसर की सेकंड जनरेशन के है। ये माइक्रो प्रोसेसर की सेकंड जनरेशन के है। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन नहीं बोल रहा, मैं माइक्रो प्रोसेसर की सेकंड जनरेशन बोल रहा हूं, जिसका एग्जांपल है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कंपनी ने बनाया था। फिर बच्चों थर्ड जनरेशन में बहुत सारे आए, जैसे 8086 आ गया, 8088 आ गया, 80186 आ गया, 80188 आ गया बच्चों। क्लियर, इसके अलावा 8086 ये 16 बिट के होते हैं, याद रखिए। ये 8 बिट के होते हैं। ये कितने बिट के, 8 बिट। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है बच्चों। इंटेल 4004 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। सेकंड जनरेशन वाले 8 बिट के, और 8086, 8088, 80186, 80188, 80286 बच्चों ये माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड जनरेशन है। माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड जनरेशन है। माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड जनरेशन है, याद रखना। ये सारे के सारे 16 बिट के हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, तो ये 16 बिट का होता है। अब बच्चों फोर्थ जनरेशन आ गई माइक्रो प्रोसेसर की 80386। ये बच्चों यहां से स्टार्ट हुई, ये यहां से स्टार्ट हुई, ये यहां से स्टार्ट हुई, और ये यहां से स्टार्ट हुई। फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर
बच्चों माइक्रो प्रोसेसर की फर्स्ट जनरेशन का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। अगर माइक्रो प्रोसेसर की सेकंड जनरेशन में पहला माइक्रो प्रोसेसर 8085 था। माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड जनरेशन में पहला माइक्रो प्रोसेसर 8086 था। माइक्रो प्रोसेसर की फोर्थ जनरेशन में पहला माइक्रो प्रोसेसर 80386 था। फिर 80486 आ गया। फिर बच्चों पेंटियम आ गया। तो ये याद रखिए, यहां तक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये बच्चों 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, ये 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है। फिर बच्चों इसके बाद आ गया आपके कोर 2 फैमिली, कोर 2 फैमिली, जिसमें आई सीरीज आ गई। आई सीरीज आ गई बच्चों। आई सीरीज के अंदर आपने खूब नाम सुना है, i3, i5, i7। बच्चों इनकी जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गई, सबकी गीगाहर्ट्ज तक स्पीड हो गई। फिर बच्चों इनके बाद क्या आ गए, कोर 2 आ गया, आई सीरीज आ गई। फिर बच्चों इसके बाद आ गया आपका क्या, AMD प्रोसेसर आ गए। फिर ARM प्रोसेसर आ गए। फिर बच्चों एप्पल वाले प्रोसेसर आ गए। तो ये जो है ना बच्चों, ये 5th जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर की 5th जनरेशन के प्रोसेसर है ये, याद रखिए। यहां पर स्पीड बढ़ती हुई जा रही है और आज बहुत सारे चल रहे हैं। खैर इनके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पेंटियम पे क्वेश्चन बन सकता है, रट लो। पेंटियम 4th जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर की 4th जनरेशन में आया। 8086 माइक्रो प्रोसेसर की 3rd जनरेशन में आया। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की 2nd जनरेशन में आया। बच्चों 80386 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, रट लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आया है और आईए में तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से अंत तक आपके क्लियर हो गया होगा। मेरे को लगता है कि तुम लोगों के ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई पूछे कि आप बताइए माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी, तो टेड होप ने माइक्रो प्रोसेसर की, टेड होप ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी 1971 के अंदर। बच्चों इंडिया ने भी एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम शक्ति है। अब शक्ति जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 2018 में आया। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। बच्चों क्लियर, तो ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो बच्चों याद रखिए i3, i5, i7 ये सब 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है। AMD प्रोसेसर, ARM प्रोसेसर, बच्चों कोर 2 प्रोसेसर, ये सारे के सारे क्या है, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है। मेरे हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये क्लियर है बच्चों आपके? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर इंडिया का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जो 2018 में बना, वह 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। बच्चों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, 8 बिट का है। ये 8 बिट क्या है, इसकी डेटा बस की साइज है। बच्चों याद रखिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का है, याद रखिए ये सब 16 बिट के ही है, यहां तक समझ आ जाना चाहिए। 32 बिट के में ये 3 आ गया है, यहाँ पर देखिए बच्चों। पेंटियम 32 बिट का होता है। बच्चों याद रखिए कोर 2 के बाद वाले जितने भी आ रहे हैं वो 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं। क्या ये क्लियर है? मैं मानता हूं कि आपके सबके समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, आप एक बेसिक एग्जाम देने जा रहे हो तो बेसिक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। आपका आईए का एग्जाम क्या है, बेसिक एग्जाम है, वहां पर आपसे पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर से क्या समझते हो। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आया, तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की 4th जनरेशन में आया। अच्छा माइक्रो प्रोसेसर की कुछ की फिर 5 जनरेशन है, तो माइक्रो प्रोसेसर में पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004 आया। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपके समझ आना चाहिए। सर कट ऑफ का क्या अंदाजा है आपको, कैसी चीज है, ये तो पढ़ने की क्लास है। कट ऑफ के लिए तो बच्चों बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही पूछ लीजिए आप। इंटेल 8086 बच्चों याद रखिए ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 80386 ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। बच्चों AMD प्रोसेसर ये 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। जो ARM प्रोसेसर है वो वेरी करते हैं, डिपेंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जब भी ARM होते हैं तो बच्चों याद रखना ये डिपेंड करते हैं कि इनको इंप्लीमेंट कैसे किया गया है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये कितने बिट के, 16 बिट, ये 32 बिट, ये 64 बिट, और इनके बाद वाले जो है जो कोर्टेक्स माइक्रो प्रोसेसर होते हैं बच्चों को डिपेंड करते हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाना है। क्लियर है बच्चों? सर बिट के बारे में भी बताओ, ठीक है, बिट के बारे में बता देते हैं। आप पूछ सकते हैं मेरे को, जैसे टॉपिक चल रहा है तो इसमें पूछिए कि सर ये बिट क्या है, ये तो बताओ। आप बोल तो रहे हो कि ठीक है ये 8 बिट का, ये 16 बिट का, ये 32 बिट का, ये 64 बिट का है, ये 128 बिट का है। याद रखिए सुपर कंप्यूटर होते हैं 128 के, कंप्यूटर 64 बिट तक लास्ट होते हैं बच्चों, 64 बिट तक लास्ट होते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लास्ट 64 बिट तक है आज की तारीख में। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिए करें स्टार्ट। नेक्स्ट अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, सर बिट से आप क्या समझते हो, आप बिट बिट कर रहे हो बहुत देर से,
तो देखिए मैं ये कह रहा हूं 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो बच्चों इसका मतलब है ये 2 की पावर 8 ऑपरेशन पर साइकिल परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेशन पर साइकिल परफॉर्म कर सकता है, अलग अलग डिफरेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, साइकिल ये मैंने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रखा आपको अच्छी तरीके से, तो आपको सब पता होगा कि इसकी स्पीड 2 की पावर 8 ऑपरेशन है। अब अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करता हूं तो बच्चों ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसकी स्पीड 2 की पावर 16 ऑपरेशन होगी। क्लियर, उसी साइकिल के अंदर जितनी साइकिल में ये इतने डिफरेंट डेटा प्रोड्यूस कर सकता है, उतनी साइकिल में उतने ही समय में ये 2 की पावर 16 डेटा प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर, तो ये याद रखिए इससे दुगनी स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड की बात करें तो इस लेवल की होगी, इसकी स्पीड की बात करें तो इस लेवल की होगी। तो इनका स्पीड का रेशो अगर कोई ये पूछे 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड का रेशो बताइए, तो स्पीड का रेशो बता दीजिए, स्पीड। तो बच्चों स्पीड का रेशो बनेगा 2 की पावर 8 रेशो 2 की पावर 16, बच्चों 1 रेशो 2 की पावर 8 या 1 रेशो 256, ये स्पीड का रेशो बनेगा बच्चों। क्लियर, अगर कोई ये कहे आपको कि सर ये 8 बिट क्या है, तो ये डेटा बस है बच्चों। बस 3 तरीके की होती है, आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ये 8, तो ये बच्चों डेटा बस है। कौन सी बस है? डेटा बस, ये याद रखिए ये डेटा बस है। तो 8085 में 8 डेटा बस होती है बच्चों। ये पूरा का पूरा मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया था, जब मैंने मेमोरी पढ़ाया था तो मैंने 3 तरीके की बस यूज की थी, एक डेटा बस, एक एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस। क्लियर, वीडियो देखोगे तो 3 वीडियो मैंने समझा रखे हैं, पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। क्लियर, चलिए क्लियर है सर 32 बिट सीपीयू में मैक्सिमम रैम कितनी हो सकती है? देखिए अब ये डिपेंड देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, समझना। सारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, लेकिन एक एक पॉइंट को समझना। सबसे पहले तो जो 8 बिट है ये डेटा बस की साइज को रिप्रेजेंट करता है। देखो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, डेटा बस क्या होती है। तो जो ये बच्चों आपकी मेमोरी होती है, इस मेमोरी में जो डेटा डाला जाता है, इस मेमोरी के अंदर जो डेटा डाला जाता है वो डेटा बस के थ्रू डाला जाता है। जैसे मैंने कहा 8 बिट का 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों ये 8 बिट लाइन जो है ये एक एक बिट लेके आती है। कितने बिट? एक एक बिट लेके आती है, एक एक बिट लेके आती है, एक एक बिट लेके आती है। और एक यहाँ डिकोडर लगा होता है। क्या लगा होता है? डिकोडर या डिकोडर लगा होता है। अब डिकोडर में यहाँ एड्रेस लाइन जाती है। मान लीजिए एड्रेस लाइन आपकी कितनी है? एड्रेस लाइन आपकी 16 है। कितनी है? 16। अगर एड्रेस लाइन 16 है, एड्रेस लाइन कितनी है? 16 बिट की है बच्चों। क्लियर, एड्रेस लाइन 16 बिट की है। 8085 की अगर मैं बात करूं तो 8085 में बच्चों डेटा लाइन कितनी होती है? अब तुम डीप में चले गए, बाकी देखिए डेटा लाइन 8 बिट की होती है, 8 बिट की। और एड्रेस लाइन क्या कितनी होती है? तो एड्रेस लाइन जो होती है बच्चों ये 8 बिट, तो ये कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है। याद रखिए अब 16 बिट एड्रेस लाइन है बच्चों, कितनी बिट? 16 बिट। समझने की कोशिश करना, ये डिकोडर में जाएगी और ये बच्चों डेटा बस है, डेटा बस। अब डेटा बस है वो कितनी है? 8 बिट की है। तो डेटा बस केवल बिट डालेगी, केवल बिट डालेगी और एड्रेस लाइन एड्रेस को सेलेक्ट करेगी। तो बच्चों कितने एड्रेस सेलेक्ट हो सकते हैं? अगर 16 बिट आए तो एड्रेस डिकोडर आपको पता है क्या काम करता है, तो सिलेक्शन करता है। तो बच्चों याद रखिए 2 की पावर 16 एड्रेस को सेलेक्ट करेगी, यानी 65,536 एड्रेस को सेलेक्ट करेगी। और बच्चों किसी भी एड्रेस पे ये अपने 8 बिट डाल सकती है, तो इनटू क्या कर दो? 8 बिट या फिर 1 बाइट कर दो, तो बच्चों 8085 माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम 65,536 बाइट को सपोर्ट कर सकता है, इतनी बाइट की रैम को सपोर्ट कर सकता है। क्लियर, तो ये याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितनी साइज की रैम को सपोर्ट कर सकता है? 65,536 बाइट की रैम को सपोर्ट कर सकता है। क्लियर, ये आपके सामने आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से। अब आप किसी का भी बना सकते हो, 64 वाले का भी बना सकते हो, 32 वाले का भी बना सकते हो, 16 वाले का भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी है उसका बना सकते हो। क्लियर, और बाकी अगर मैं इस टॉपिक को यहाँ पढ़ाने लग गया तो बच्चों 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने बहुत डीप में इसको पढ़ा रखा है। क्या ये क्लियर है बच्चों? इतने वीडियो कैसे देखे? अरे भाई एक बार देखना स्टार्ट करो, फटाफट निपट जाएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा।
क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट की रैम को सपोर्ट करता है, तो इतने बाइट की रैम को सपोर्ट करता है। हाँ, जो बिट है, जो डेटा बस है, वो केवल डेटा डालती है। एड्रेस बस है, वो डिकोडर में जाती है। डिकोडर क्या करता है बच्चों, जितनी इनपुट लाइन आ रही है उनके 2 की पावर 16 एड्रेस डेवलप करता है, उन एड्रेस को सेलेक्ट करता है, इधर से डेटा पे डेटा डाल देती है। तो इतनी रैम को सपोर्ट करता है। कौन कौन सपोर्ट करता है, तो दिमाग में लाइए। कौन सपोर्ट करता है, तो दिमाग में लेके आइएगा। कौन सपोर्ट करेगा? 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब 8086 में क्या होगा, तो डेटा बस यहाँ 16 होगी, एड्रेस बस 20 होगी। 8086 में एड्रेस बस कितनी होगी? 20। तो 8086 की भी साइज निकाल लेते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस कितनी है, तो एड्रेस बस बच्चों 20 है। तो ये याद रखना, एड्रेस बस 20 है। एड्रेस बस अब रटना पड़ेगा ये सब। एड्रेस बस कितनी है? 20 बस है। और डेटा बस कितनी है, तो डेटा बस 16 है बच्चों। अब 16 डेटा बस है, डेटा बस 16 है, डेटा बस 16 है। डेटा बस कितनी है? 16। मतलब प्रत्येक जो एड्रेस है वो 2 बाइट का है। कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। अब बच्चों ये 20 यहां जाएगी, तो 2 की पावर 20 आपके एड्रेस बनेंगे। और बच्चों 2 बाइट का एक एड्रेस होगा। तो बच्चों ये कितना हो गया? 2 बाइट इंटू ये, तो 2 MB। 2 MB 1 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, तो 2 की पावर 20 और 2 बाइट का एक एड्रेस है, तो 2 MB की मेमोरी को सपोर्ट करेगी। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आ गया आपके? क्या यहां तक क्लियर है आप सबके? तो शायद आप निकाल सकते हो बच्चों, को देगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें डेटा बस इतनी है, एड्रेस बस इतनी है, तो कितनी रैम को ये सपोर्ट कर सकता है। क्लियर? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ऑल क्लियर है बच्चों? एड्रेस बस और डेटा बस अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर के दे दे तो कितनी बस को सपोर्ट करेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अपन टॉपिक से भटक गए, टॉपिक पे आ जाइए। तो बच्चों यहां पर आइए, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बच्चों इंटेल 8086 कितने बिट का है, तो 16 बिट का है। 803 आ गया तो ये 32 बिट का है। बच्चों AMD प्रोसेसर 64 बिट के हैं। और कॉर्टेक्स जो भी होते हैं ARM वाले, तो बच्चों एडवांस रिसर्च मशीन। क्लियर? और एडवांस मशीन डिवाइस कुछ ऐसा नाम होता है इनका, तो देखेंगे अपन। तो बच्चों AMD 32 बिट का होता है और ये डिपेंड करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। सर ये एनकोडर डिकोडर आप ऐप में कौन सी बुक में मिलेगा? ये बच्चों एनकोडर डिकोडर मैंने पढ़ा रखा है डिजिटल फंडामेंटल के अंदर, और रिवीजन के अंदर भी मैंने पढ़ा रखा है नंबर सिस्टम के अंदर। क्लियर? और आएंगे बच्चों, तुम्हारे 4 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर टीचर में। देखिए, एक तो ये आया था मल्टीप्लेक्सर के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक बच्चों ये क्वेश्चन आया था डिकोडर वाला क्वेश्चन आपके आया था। तो कॉमन सी बात है, ये क्वेश्चन आएंगे। एक मैच करने वाला क्वेश्चन आया था। तो 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर में, जबकि आपके डिजिटल थी नहीं, क्योंकि ये सब फंडामेंटल के ही पार्ट है। क्लियर? सर एचडी के न्यूमेरिकल आएंगे, 100% आएंगे। क्या कंप्यूटर टीचर में नहीं आया था क्या राहुल चौधरी? कंप्यूटर टीचर में भी आया था। तो बच्चों अभी तो तुम इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखो, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इनको ऑर्डर में जमाना है। इंटेल 4004, 8008, 8085, 8086, फिर 8088, 80186। देखो पैटर्न को समझो। फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर पेंटियम पे 32 बिट तक हो गया, फिर कोर 2, फिर आई सीरीज, फिर AMD, फिर ARM 64 बिट। और कंप्यूटर मैक्सिमम 64 बिट का होगा। बच्चों सुपर कंप्यूटर में फिर क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर की बात अलग है। अभी तो अपन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की मैक्सिमम बिट कितनी हो सकती है? 64। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस माइक्रो डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म है, AMD की फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइस, एडवांस माइक्रो डिवाइस, एडवांस माइक्रो डिवाइस, एडवांस माइक्रो डिवाइस। क्लियर है बच्चों? एडवांस माइक्रो डिवाइस, ये AMD की फुल फॉर्म है, ये AMD की फुल फॉर्म है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों अपन टॉपिक से भटक जाते हैं, लेकिन तुम क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हो। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है केस मेमोरी टाइप और करेक्टरिस्टिक। वो ये कह रहा है मेमोरी टाइप और करेक्टरिस्टिक अपन को बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ये नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये फ्लैश केस। अब बच्चों ये मैंने खूब आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। एक तो सबसे पहले डी रैम और एस रैम का पता करो, तो दोनों ही रैम होती है बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। डी रैम में रिफ्रेशर किट लगा होता है। क्यों? क्योंकि डी रैम जो होती है उसमें कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की एक आदत है, वो धीरे धीरे समय के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। तो बच्चों जो डाला गया था वो डेटा कम हो जाता है। देखिए डेटा की जो रेंज है वो 0 से लगा के 2.5 से लगा के 5 वोल्ट तक होती है। तो बच्चों अगर इसके बीच में डेटा है, इसके बीच में डेटा है तो 1 रीड होता है, इसके बीच में डेटा है तो 0 होता है,
और 1 से 2.5 के बीच में डेटा है, ये वोल्टेज के रूप में डेटा सेव होता है। तो 1 से 2.5 के बीच में डेटा होता है तो कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया था कि बताइए कंप्यूटर कैसे पहचानता है कि यहाँ पर 0 है या 1 है। तो वोल्टेज लेवल देखता है प्रत्येक सेल का। अगर किसी सेल का वोल्टेज लेवल 2.5 से 5 वोल्ट है तो 1 रीड होता है, और 0 से 1 है तो 0 रीड होता है, और बच्चों 1 से 2.5 है तो इसको डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं, तो कुछ भी रीड नहीं होता है। क्लियर? तो डीरैम को कैपेसिटर मेमोरी भी कहते हैं। कैसी मेमोरी कहते हैं? कैपेसिटर, क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा होता है। एसरैम को ट्रांजिस्टर मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है। इनके डायग्राम मैंने समझा रखे हैं। एसरैम जो होती है बच्चों, उसमें 6 ट्रांजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए काम में लेते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार आ चुका है। एसरैम का एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए कितने ट्रांजिस्टर चाहिए? 6 ट्रांजिस्टर। डीरैम का एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर चाहिए। अब बच्चों कैपेसिटर की आदत है कि वो समय के साथ धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए डीरैम में रिफ्रेश सर्किट लगे होते हैं। क्या होता है? रिफ्रेश सर्किट। डीरैम इसलिए स्लो हो जाती है क्योंकि डेटा डालने के साथ साथ उसको रिफ्रेश भी करना होता है। अब रिफ्रेश करोगे तो बच्चों स्लो तो हो गई आप, क्योंकि आपका काम है डेटा को रीड करना, राइट करना, बीच बीच में आप रिफ्रेश भी कर रहे हो। जितने भी रैम है वो रीड राइट दोनों होती है, रीड और राइट दोनों होती है बच्चों। जितने भी रोम है इस दुनिया में, तो याद रखिए वो केवल रीड होती है, राइट केवल एक बार ही होती है। तो समझ जाइए रैम कैसी मेमोरी है। तो रैम एक रीड राइट मेमोरी है और रोम केवल एक रीड वाली मेमोरी है। ठीक है बच्चों, रैम हो चाहे डी रैम हो, ये दोनों ही वोलेटाइल है, क्योंकि अगर इसमें डेटा डाल दिया गया, वोलेटाइल है, तो डेटा डाल दिया गया तो लाइट जाने के बाद डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। तो ये क्या चीज है? तो बच्चों ये रैम के टाइप है। रैम 2 तरीके की होती है, एक तो डी रैम होती है और एक क्या होती है बच्चों? एस रैम होती है। तो एस रैम में क्या होता है? केवल ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसलिए स्पीड बहुत फास्ट होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर होते हैं बच्चों, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। ये अधिकतर कैश मेमोरी बनाने के यूज में ली जाती है। जो एस रैम है वो कैश मेमोरी बनाने के यूज में ली जाती है। डी रैम है, इसको कैपेसिटर मेमोरी कहते हैं। डी रैम है, इसमें डेटा परिवर्तित होते हैं, क्योंकि डाला 1 था, 5 वोल्ट था, तो कैपेसिटर की आदत है धीरे धीरे समय के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। अगर रिप्लेस नहीं किया तो वो 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 डाला था वहां पर 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या दिक्कत है? ये दिक्कत ये है कि आपने जो भी डाला वो परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। क्योंकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये परिवर्तित नहीं होगी, जो डाला है वही मिलेगा, इसलिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर चाहिए, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, क्योंकि रिफ्रेश करने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बच्चों स्टूडेंट इसको यूज करते हैं, साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट इसको केस के रूप में यूज करते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये रैम के टाइप पे बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर आइए नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक ऐसी रैम बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब पता चल गया होगा कि एक ऐसी रैम है जो नॉन वोलेटाइल है। तो बच्चों इसका मतलब ये किसकी तरह हो गई? कि परमानेंट मेमोरी की तरह हो गई। परमानेंट मेमोरी कौन सी है? लाइट जाने के बाद भी उसके डेटा डिलीट नहीं होते। फ्लैश में कौन कौन सी आती है? तो फ्लैश के अंदर बच्चों एक तो मेमोरी कार्ड आता है, मेमोरी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी है, पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है बच्चों, एसडी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी है, सिक्योर डिजिटल एसएसडी एक फ्लैश मेमोरी है, एसएसडी एक फ्लैश मेमोरी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दोनों क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर में पूछे गए थे। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। कंप्यूटर टीचर में आए थे बच्चों। इसको बोलते हैं सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल, और इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये कैसी मेमोरी है? तो ये सारी की सारी बच्चों फ्लैश मेमोरी है। क्लियर है? और अब इनको पढ़ते हैं अपन। तो बच्चों क्वेश्चन है, यहां पर आ जाइए। ये तो रैम के टाइप है। अब जिसने एक बार पढ़ रखा है उसको तो आनंद आ रहा होगा कि यार सर मजा आ गया। हाँ, ये सारी चीजें आपने वहां भी बोली थी, क्लियर, जब पढ़ाया था तब भी बोली थी, खूब सारे एमसीक्यू भी कराया आपने। और जिसने नहीं पढ़ रखा बच्चों लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं केवल क्वेश्चन करा सकता हूं, पढ़ा नहीं सकता। यहां पर आइए, फास्टर एसएच यूज्ड इन सीपीयू एज ए केस। तो बच्चों ये तो एसरैम हो गई, कौन सी हो गई? फर्स्ट। अब चलिए सेकंड, कॉमनली यूज्ड इन स्टोरेज डिवाइस, स्लोअर देन एसरैम। एसरैम से स्लो है और स्टोरेज की जगह काम में आती है। तो स्टोरेज की जगह कौन काम में आती है? फ्लैश आती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बच्चों पीरियोडिक रिफ्रेशिंग किसमें जरूरत है? तो बच्चों डी रैम में, इसमें 2 आ जाएगा। नॉन वोलेटाइल, बच्चों ये कह रहा है नॉन वोलेटाइल रिटेन्स डेटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। तो बच्चों वो कह रहा है
कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल रैम है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो इसका मतलब रैंडम एक्सेस का मतलब तो क्या होता है कि रैंडम रैम नहीं है, ये रैंडम एक्सेस है। रैम तो कोई भी हो, वोलेटाइल ही होती है। देखिए, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस में सीडी आती है, डीवीडी आती है, कोई रैम ही थोड़ी है। रैम एक कंसेप्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें सीडी आती है, जिसमें डीवीडी आती है, जिसमें हार्ड डिस्क आती है, उनको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब स्टोरेज की बात कर रहा है, जो परमानेंट स्टोरेज होता है उसकी बात कर रहा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अगर आप सभी बच्चों के कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फ्लैश केस, तो फ्लैश मेमोरी, देखो केस वेस लगने से कुछ नहीं होता, केस सबके पीछे लगा सकते हो आप, नाम से मतलब रखो, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, फ्लैश, बच्चों टेप, ऐसे नाम याद रखो आप। क्लियर है? तो बच्चों जब बोला फ्लैश तो दिमाग में आ जाना चाहिए यार मेमोरी कार्ड की बात कर रहा होगा, अरे यार पेन ड्राइव की बात कर रहा होगा। अच्छा फ्लैश तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा फ्लैश है, अरे यार एसएसडी की बात कर रहा होगा, एसडी कार्ड की बात कर रहा होगा। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? जो पूरे के पूरे, बच्चों अब इनके ऊपर डीप में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, कभी किसी क्वेश्चन में आने दो समझाएंगे। ये रैम, अच्छा रैम, अरे यार रैम तो प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, डी रैम एस रैम होती है। अच्छा रैम कंसेप्ट, अरे रैम कंसेप्ट तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसका मतलब स्टोरेज में भी बोल सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल रैम, इसका मतलब यह है सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, हार्ड डिस्क, बच्चों सीडी, ब्लू रे डिस्क, इसके अलावा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब इसके अंदर आते ही है, नॉन वोलेटाइल। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उनसे बाहर एक भी नहीं आएगा, लेकिन समझ में उससे क्या आएगा, जिसने एक बार वीडियो देख रखा है। क्यों? क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद तो पूरा चित्रहार चल रहा होगा, अरे यार सर सही है, यहां पर ये पॉइंट बोला था, वहां पर ये पॉइंट बोला था। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? एक बार कमेंट कर दो। जिसने एक बार वीडियो देख रखे है मेरे, तो उसके तो पूरे की पूरी प्रदर्शनी चल रही होगी कि यार ये चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं, अब सर ये बोलने वाले, अब सर ये बोलने वाले, सब कुछ उसके चित्रों में समा गया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस लिख के बता दो, यस लिख के बता दो। हाँ सर ये सारी चीजें बिल्कुल सही बात है, हमारे तो बिल्कुल दिमाग में छा गया। फ्लैश केस आई गया आपके, ये आई गया बच्चों, परमानेंट है। डी रैम आपके समझ में आ गया, रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। एस रैम इतनी ज्यादा कॉस्टली है, इसको रैम के रूप में यूज कम करते हैं, इसको एज ए केस के रूप में यूज करते हैं। क्लियर? हाँ जी, कॉमनली यूज्ड इन स्टोरेज डिवाइस स्लोअर देन एस रैम, वोलेटाइल, नीड पीरियोडिक, ये एन गलत है, ऑन रिफ्रेशिंग। क्लियर? ये नॉन गलत है बच्चों, ये क्या है? रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग। क्लियर? ये वर्ड गलत लिखा है यहाँ पर। अब बच्चों ये क्वेश्चन किस में आए हैं? सर इसरो के अंदर ये क्वेश्चन था। आज के जितने भी 3-4 क्वेश्चन लिए ये इसरो में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इसरो का है, जो अभी मैंने समझाया था प्रोसेसर वाला, तो ये भी इसरो से ही है। तो ये सारे क्वेश्चन ये भी इसरो से ही है। मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बड़े एग्जाम में, तो वहां से आप तैयार कर लेना इनको। नेक्स्ट, टाइपिंग मिस्टेक को देख लिया करो, बाकी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, करें फिर स्टार्ट। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा, सरकारी नौकरी, और वो अरविंद सर से मिल सकती है। अरविंद सर से मिल सकती है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, अरविंद सर से मिल सकती है वो नौकरी। ध्यान रखिए, क्योंकि मैथ भी मैं ही पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाता हूँ। जब मैथ कराएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, जब रीजनिंग कराएंगे तो ऐसे ही कराएंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, नौकरी मिल सकती है। एक क्वेश्चन में सारा टॉपिक कवर हो रहा है आपका, लेकिन आप पढ़ के आइएगा। क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, केस हिट, केस मिस, केस लाइन, केस एसोसिएटिविटी, ये क्या होता है इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों केस हिट क्या होता है। केस हिट का मतलब होता है कि हिट का मतलब और मिस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, मान लीजिए कोई चीज स्टोरेज पड़ा है, उस स्टोरेज में मैंने क्या किया, मेरे को कोई चीज मिल गई तो वो हिट है, और नहीं मिली तो मिस है। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, पेजिंग जब होती है, आप सबको पता है, जब अपन बात करते हैं किसकी, पेजिंग की, तो बच्चों पेजिंग में आपका जो पेज होता है वो यहाँ पर रहता है, और सारे के सारे पेज रैम में नहीं आते हैं। तो बच्चों कुछ पेज ही रैम के अंदर आते हैं, जैसे ये आ गया, ये आ गया, और सीपीयू को भी यही चाहिए, यही चाहिए तो पेज हिट है, और अगर ये नहीं ये चाहिए तो पेज मिस है। तो बच्चों ऐसे ही केस हिट और केस मिस है।
अगर केस में कोई पेज मिल गया तो बच्चों केस हिट है, और नहीं मिला तो केस मिस है। तो एक बार इनको पढ़ते हैं। अकर्स व्हेन द सीपीयू रिक्वेस्ट डेटा डेट इज नॉट प्रेजेंट इन द केस, तो बच्चों नहीं है प्रेजेंट तो उसको मिस कह देंगे। रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द रिक्वेस्ट डेटा इज फाउंड इन द केस, तो बच्चों उसको कह देंगे हिट कह देंगे। अपन कहते हैं हिट हो गया टारगेट, तो इसका मतलब केस हिट है तो केस में डेटा मिल जाए। चाहिए किसको? सीपीयू। क्या चाहिए? कंटेंट। कहां के? या तो रैम के, या कहां के? या केस के। तो पहले तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि डेटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, ये डेटा मूवमेंट करते हुए प्राइमरी मेमोरी में जाता है, ये डेटा फिर सीपीयू के पास जाता है, फिर सीपीयू के पास जाता है, ये डेटा ऐसे जा रहा है, फिर सीपीयू के पास जा रहा है तो सीपीयू के पास होता है रजिस्टर, और सीपीयू के पास होती है केस L1, बच्चों L2 और बच्चों L3। ये 3 तरीके की केस हो सकती है। तो डेटा जब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो डेटा यहां एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में था तो बाइनरी में ही, लेकिन था किस फॉर्मेट में? ऑब्जेक्ट। यहां आते ही बच्चों डेटा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी का मतलब हो गया 1010, और फिर डेटा को फर्दर यूज के लिए या रजिस्टर में रख देंगे, बड़ा है तो L1 में रख देंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा है तो केस में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सीपीयू को रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी? किसी डेटा की, तो सबसे पहले वो किस में देखेगा? L1 में देखेगा। पहले रजिस्टर में देखेगा, रजिस्टर में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो L1 में जाएगा। अब मतलब केस में जाएगा, कुल मिला के ये बोल सकता हूं मैं केस में जाएगा। अब बच्चों केस में मिल गया तो हिट है, और केस में नहीं मिला तो फिर वो रैम में देखेगा, और रैम में नहीं मिला तो फिर सेकेंडरी स्टोरेज में देखेगा। तो बच्चों ये पूरा कंसेप्ट चलता है, डेटा का फ्लो इस तरीके से होता है। ये रजिस्टर, ये केस है, पहले यहां होता है डेटा, फिर डेटा यहां आता है, फिर डेटा सीपीयू के पास जाता है, फिर फर्दर यानी भविष्य के यूज के लिए इनमें रख लिया जाता है, और फिर बच्चों आपका केस में रखे डेटा को जब भी सीपीयू यूज करेगा तो याद रखिए सबसे पहले केस के डेटा को चेक करेगा कि अगर केस के पास ही पड़ा है तो फिर रैम के पास क्यों जाए। अब बच्चों मान लो इसको केस में डेटा मिल गया, उसको केस हिट है, और केस में डेटा नहीं मिले तो केस मिस है। केस मिस से क्या होगी? स्पीड कम होगी, ये स्पीड कम कर देता है, स्पीड कम कर देता है, ये स्पीड बढ़ा देता है, ये स्पीड बढ़ा देता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? कौन स्पीड बढ़ाएगा, कौन स्पीड घटाएगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों केस लाइन होता है। केस लाइन क्या होता है? तो बच्चों यूनिट ऑफ डेटा होता है जो केस के और इसके बीच में चल रहा होता है, उसको बोलते हैं केस लाइन। क्लियर? एक यूनिट डेटा जो इन दोनों के बीच में चल रहा है वो एक लाइन के थ्रू चल रहा है कि चलिए ये सीपीयू है और ये आपकी केस है, और यहां से जो डेटा जा रहा है वो एक लाइन के थ्रू जा रहा है। अब बच्चों एसोसिएटिव क्या होती है? मान लो लाइनों की संख्या बढ़ा दे अपन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो ये डेटा इधर, ये डेटा इधर, फर्स्ट डेटा इधर से जा रहा है, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, तो बच्चों इसको बोलते हैं केस एसोसिएटिविटी। क्लियर? केस लाइन पढ़ते हैं। ए यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन द केस, डेट इज ट्रांसफर बिटवीन द केस एंड मेन मेमोरी। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही है। ए यूनिट ऑफ डेटा, ये कह रहा है डिस्क्राइब द नंबर्स ऑफ केस लाइन। केस लाइन कितनी है? ए पर्टिकुलर सेट इन द केस कैन होल्ड। तो बच्चों थोड़ा सा इंग्लिश में जरूर है, लेकिन इतना समझ जाओ, केस लाइन एक लाइन है, और बच्चों केस एसोसिएटिविटी में ग्रुप ऑफ लाइन है। क्लियर? तो बच्चों याद रखिए यहां पर भी लाइनें होती हैं, और केस और रैम में भी लाइनें होती है, ये याद रखना, केस और रैम में भी लाइनें होती है। तो केस से डेटा रैम में जाए तो वो भी केस लाइन होता है, वो भी केस लाइन होता है, और ग्रुप ऑफ लाइंस का को एसोसिएटिव कहते हैं। तो केस एसोसिएटिव में यह आ जाएगा, केस लाइन के अंदर यह आ जाएगा। तो बच्चों पढ़ना अच्छी तरीके से। ए यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन द ए यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन द केस, डेट इज ट्रांसफर बिटवीन द केस एंड मेन मेमोरी। जो केस और मेन मेमोरी के बीच में एक यूनिट ट्रांसफर होती रहती है बच्चों, रिक्वायर आप सबको पता है, क्योंकि रैम से डेटा केस में, केस से डेटा रैम में, रैम से डेटा केस में, केस से डेटा रैम में, उसको बोलते हैं केस लाइन। और बच्चों बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों बहुत सारी लाइनें हैं, उसको बोलते हैं केस एसोसिएटिविटी। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से हम तक समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपके लेवल पे 2 क्वेश्चन पूछता है। केस हिट मतलब जो सीपीयू को चाहिए वो केस में मिल जाए, वो केस हिट। जो सीपीयू को चाहिए वो केस में नहीं मिले, केस मिस। केस हिट से स्पीड बढ़ती है, केस मिस से स्पीड कम होती है। केस लाइन क्या होता है बच्चों? तो बच्चों जब अपन डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज होता है, यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, यहाँ पर आपका सीपीयू होता है, और इसके ऊपर यहाँ केस होती है। तो इनके बीच में जो लाइन होती है उसको केस लाइन कहते हैं बच्चों। जो डेटा को लाने और ले जाने, जो डेटा इस लाइन के थ्रू आया है वो यहाँ पर आएगा और जाएगा भी इसी से। अगर बच्चों कोई दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इसको बोलते हैं केस एसोसिएटिविटी। क्लियर? मेरे हिसाब से अच्छी तरीके समझ में आ गया। अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो।
केस लाइन का ग्रुप को ही केस एसोसिएटिविटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर फंडामेंटल आपके जबरदस्त आता है, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल में ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो तुमने कभी सुने ही नहीं। बच्चों याद रखो, वो वर्ड को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। मैं हिंदी में इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, क्लियर है। बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूं, और फिर वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हिंदी इतनी जटिल होती है कि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए इंग्लिश के एक एक वर्ड से आप काम निकाल सकते हो अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैम इसका मेमोरी का टाइप है, उधर एक्सप्लेनेशन है। रैम किसको, रोम किसको, कैश मेमोरी किसको, वर्चुअल मेमोरी किसको। तो रैम बच्चों कंप्यूटर बिना रैम के नहीं चल सकता, ये आप सबके क्लियर है। रोम का यूज क्या है, तो जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो उसकी रोम बनाई जाती है बच्चों, ताकि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा। बूट स्टेप लोडर डाला जाएगा, बायोस डाले जाएंगे, सर्किट प्रोग्राम डाले जाएंगे, वो रोम में डाले जाते हैं। रैम स्टार्टिंग में बिल्कुल खाली होती है। रैम का उद्देश्य क्या है, तो रैम का उद्देश्य है सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराना। अब रैम में एक प्रोग्राम हमेशा रहता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आया, तो सेकेंडरी स्टोरेज से आया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग कौन कराता है, तो बूट स्टेप लोडर कराता है। बच्चों याद रखिए, बूट स्टेप लोडर किसका पार्ट है, तो बूट स्टेप लोडर बायोस का पार्ट है। बूट स्टेप लोडर होता किसमें, तो रोम के अंदर होता है। कौन बना के देती है, तो कंपनी बना के देती है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर में आया था, ये क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर में आया था, आपको समझना होगा। कंप्यूटर टीचर के क्वेश्चन इतने इजी थे, तभी तो 518 का सिलेक्शन हुआ 1000 में से। इतने इजी क्वेश्चन थे बच्चों, को था ही नहीं। सोचो, विचार करो, बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग कंप्यूटर को चलाने का प्रोसेस है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग है। अच्छा, कोल्ड बूटिंग, हॉट बूटिंग क्या होती है, तो कोल्ड बूटिंग, हॉट बूटिंग बच्चों याद रखिए, बूटिंग दो तरीके की होती है। एक वो बूटिंग जिसमें जो रैम है उसके अंदर ओएस रहेगा, लेकिन ओएस जब भी देखो, समझना, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। एक बार बार बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हॉट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग क्या होती है। अब 99.99% बच्चे इनका एग्जांपल जानते हैं कि हॉट बूटिंग का मतलब बच्चों रीस्टार्ट हो गया, बच्चों स्टैंड बाई हो गया, ये क्या है, हॉट बूटिंग है। और कोल्ड बूटिंग में सारे ऑफ आ जाएंगे, जैसे स्विच ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गया, लॉग ऑफ हो गया, तो ये किस में आ जाएंगे, कोल्ड बूटिंग में। लेकिन होती क्या है ये किसी को पता नहीं है तुम में से, तो बच्चों इसको समझना होगा। बूटिंग दो प्रकार है। देखो बच्चों होता क्या है, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आपके क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपका सीपीयू है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों सबसे पहले रैम खाली होती है, इसकी रैम की बात कर लेते हैं। रैम बिल्कुल खाली होती है, रोम फुल भरी होती है। ये लीजिए, रोम का काम है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। रोम का मेन उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, क्लियर। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका ओएस होता है। ओएस का कौन सा पार्ट, बच्चों कर्नल पार्ट। कौन सी लोकेशन पे, सेकेंडरी की फर्स्ट लोकेशन, जिसको 000 कहते हैं। यहां से रैम के अंदर कर्नल आ जाएगा। अब बच्चों कर्नल आ गया, अब कोई जॉब चल रही है, कोई गाना चल रहा है, तो गाना भी बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गाना आ गया, ये भी आ गया, ये बूट स्टेप लोडर लेके आता है। जैसे ये आया कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, और ये गाना आया तो ये गाने को यहाँ पर भेज देते हैं, और पूरा कंट्रोल आपका ओएस करके चलता है। अब बच्चों कोल्ड बूटिंग क्या होती है, तो ओएस को भी यहां से हटाया जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जैसे ही ओएस यहां से हटा, सीपीयू बिल्कुल रेस्ट, बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल रेस्ट में है। लेकिन अगर ओएस यहां रहता है, केवल जॉब को हटाया जाता है, तो उसको हॉट बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट बूटिंग कहते हैं, क्लियर। या फिर वापस जॉब को भी रहने देते हैं, नई जॉब इसके ऊपर रिफ्रेश कर देते हैं, उसको भी हॉट बूटिंग कहते हैं। तो जब ओएस खुद हट जाता है तो कंप्यूटर ठंडा हो जाता है। जब ओएस खुद नहीं हटता है, केवल जॉब भी हटती है, तो बच्चों कंप्यूटर गर्म ही रहता है, क्योंकि ओएस और इसके बीच में बातों का आदान प्रदान चलता रहता है, उसको हॉट बूटिंग कहते हैं, क्लियर है बच्चों। अगर पर्टिकुलर फंक्शन ही निकालने हैं किससे, रैम से, तो इसका मतलब वो हॉट बूटिंग है। लेकिन पूरी रैम को ही खाली करना है तो कोल्ड बूटिंग है, क्लियर बच्चों। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, क्या ये क्लियर है, हॉट बूटिंग कोल्ड बूटिंग। क्या आपके समझ में आ गया कि हाँ सर, हॉट बूटिंग कोल्ड बूटिंग में हमको कोई दिक्कत नहीं। भाई रैम के अंदर ओएस है क्या, ये देख लो आप। अगर ओएस पड़ा है तो हॉट बूटिंग है बच्चों, क्लियर। केवल आपने जॉब को हटाया है और सबको ही हटा दिया तो बच्चों ठंडा हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग है, क्लियर। कंप्यूटर शटडाउन इज हॉट बूटिंग, कंप्यूटर रीस्टार्ट इज कोल्ड बूटिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है प्रिया चौधरी, क्लियर है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, हाँ सर हमको पता चल गया। स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, तो ये ऑफ कर रहे हो तो किसको ऑफ कर रहे हो, सीपीयू को, क्योंकि ओएस है ही नहीं बच्चों, खत्म बात। ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई रैम
रैम वोलेटाइल है ना, तो जैसे ही आप लाइट बंद करोगे तो लाइट बंद करते ही बच्चों कंप्यूटर सदा सदा के लिए रेस्ट में चला गया, सीपीयू भी रेस्ट हो गया, सीपीयू कौन सा चलेगा क्योंकि रैम तो पूरी खाली हो गई। रैम खाली होते ही बच्चों उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्लियर? करंट देना बंद कर दो, कोल्ड बूटिंग। करंट चल रहा है, करंट चल रहा है और रैम करंट चल रहा है। अब करंट चल रहा है तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन जॉब नहीं है जैसे रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट हॉट बूटिंग है क्योंकि रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर चल रहा है, सीपीयू रेस्ट में नहीं है, सीपीयू ठंडा नहीं हुआ, सीपीयू हॉट है, तो रीस्टार्ट, स्टैंड बाई, ये सब क्या है? हॉट बूटिंग है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जब ढंग से पढ़ेंगे तो रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। रोम है वो मैन्युफैक्चर्ड है, केस मेमोरी है, इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा, मान लीजिए एक मूवी देख रहे हो और एक देखिए आपने भी केस बहुत यूज किया है, जब तुम व्हाट्सएप लिखते हो तो ऑटोमेटिक नया वर्ड आ जाता है, एक दो अक्षर लिखते हो तुरंत आ जाता है क्योंकि वो वर्ड आपकी केस के अंदर है। तो केस मेमोरी का सपोर्ट क्या मिला कि सीपीयू सबसे पहले केस में डेटा ढूंढता है, मिल जाता है तो उसको एज इट इज कॉपी करवा देता है कि यार यहीं से कॉपी कर लो, वापस क्यों लाऊं रैम से, क्यों लाऊं हार्ड डिस्क से। समझ में आ गया होगा? तो बच्चों केस मेमोरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को यूज करती है। वर्चुअल मेमोरी कब बनती है? जब रैम की साइज छोटी होती है। खूब पढ़ा है मैंने वर्चुअल मेमोरी पे, पेजिंग, सेगमेंटेशन, फ्रेम, क्लियर है, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, खूब पढ़ा है, खूब भयंकर तरीके से पढ़ा है। अब बच्चों वर्चुअल मेमोरी कब बनती है? दिमाग लगाइए, वर्चुअल मेमोरी जब बनती है जब रैम की साइज छोटी है। अब रैम की साइज छोटी है, इधर देखिए बच्चों, ये सेकेंडरी स्टोरेज है आपका, ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका सीपीयू है। तो बच्चों दो तरीके हैं डेटा के ट्रांसफर के, दो तरीके हैं। सर कौन सी रैम में ट्रांजिस्टर और लेच का यूज होता है? तो बच्चों एस रैम में ट्रांजिस्टर का यूज होता है और डी रैम में कैपेसिटर वर्ड हो तो कैपेसिटर लगाना। क्लियर? डी रैम में कैपेसिटर होना जरूरी है। ठीक है? अब बच्चों मान लीजिए एक जॉब यहाँ है, अब सबसे पहले तो यहाँ ओएस है, यहाँ पर 10 जीबी है, 10 एमबी है और यहाँ पर 5 एमबी का डेटा है। कितना एमबी का डेटा है? 5 एमबी। तो बच्चों एक चीज तो यह है कि पूरा का पूरा चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बच्चों यहाँ जॉब है, जॉब है तो यहाँ पर टास्क बनी, यहाँ पर क्या बनी? टास्क बनी। अब टास्क है तो बच्चों यहाँ पर प्रोसेस बन गया, तो जॉब इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस, और फिर ये प्रोसेस यहाँ पर रन हो गया। तो प्रोसेस का छोटा छोटा पार्ट होता है, ये छोटा छोटा पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? थ्रेड। तो याद रखिए सीपीयू हमेशा थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है। एक तो बच्चों ये कंसेप्ट है जो आपके और मेरे मोबाइल सब में चलता है कि पूरी की पूरी जॉब आती है, पूरी की पूरी जॉब 5 एमबी की है, 5 एमबी की जॉब यहाँ आ गई। बच्चों इनएक्टिव जॉब होती है, एक्टिव जॉब को टास्क कहते हैं, टास्क इन प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस का छोटा पार्ट जो एग्जीक्यूट होने जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, हर बार ये क्वेश्चन आता है, थ्रेड क्या होता है? तो थ्रेड किसी प्रोसेस का वो पार्ट होता है जो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने जाता है एट ए टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में। ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में थ्रेड क्या होता है? और बच्चों प्रोसेस कहां मिलता है? तो प्रोसेस रैम में मिलता है। टास्क कहां मिलता है? तो टास्क मैनेजर में मिलता है। टास्क मैनेजर क्या होता है? जो ये बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन सी जो प्राइमरी के अंदर आई है या चल रही है, क्योंकि जो रैम में आएगी वो चलेगी, खत्म बात। क्लियर? और जॉब क्या होता है? तो सेकेंडरी में जो इनएक्टिव पड़े वो जॉब है। एक तरीका तो यह है बच्चों डेटा का ट्रांसमिशन का, जिसमें स्पीड बहुत हाई होती है। एक तरीका यह डेटा के ट्रांसमिशन का, या सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पर आपका सीपीयू है बच्चों, यहाँ पर आपका सीपीयू है, ये ओएस है, यहाँ पर 10 एमबी है, और बच्चों यहाँ पर जो जॉब है वो 15 एमबी की है, 15 एमबी की है। अब आप बताइए क्या ये जॉब 15 एमबी की जा सकती है? नहीं। अरविंद सर वहां बैठे हैं, अरविंद सर को यहाँ उठा के लाना है तो ऐसे थोड़ी पहले हाथ काट के लाओ, फिर पेट काट के लाओ, फिर मुंह काट के लाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरविंद सर आएंगे तो पूरे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो कॉमन सी बात है, या तो पूरा आ गया, ठीक है, ये तो स्पीड बढ़ जाती है। ये तो तब है जब रैम की साइज खूब बड़ी है, या रैम की साइज छोटी है बच्चों, 10 एमबी उपलब्ध है, 15 एमबी कैसे आएगा? तो बच्चों ये क्या करेगा? हार्ड डिस्क का एक पार्ट होता है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। ये वर्चुअल मेमोरी के अंदर जाएगा और बच्चों यहाँ पर जैसे ही जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो थ्रेड कहलाता है, या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? पेज। बच्चों ये ऑपरेटिंग सिस्टम बची हुई रैम को भी बच्चों फ्रेम में बांट देता है। फ्रेम कहां बनते हैं? तो फ्रेम प्राइमरी मेमोरी में बनते हैं। पेज कहां बनते हैं? तो पेज सेकेंडरी मेमोरी में बनते हैं। पेज क्यों बना? पेजिंग क्यों हुई? क्योंकि रैम की साइज छोटी है। अब रैम की साइज छोटी है तो क्या करे? यहीं पर छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। अब बच्चों इनको लेके आना है, अब लेके आना है तो शेपिंग हो जाएगी।
बच्चों क्लियर? बच्चों लेके आना है, इसको पेज को लेके आना है। तो याद रखिए यहाँ बनते हैं फ्रेम, यहाँ बनते हैं पेज, और जो फ्रेम होते हैं और पेज होते हैं उनकी साइज बराबर होती है, नहीं तो इनमें एडजस्ट कैसे होंगे, ये याद रखिए। फिर एक पेज टेबल बनती है जो इनके बीच में सिंक्रोनाइज कराती है। तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट चलता है। तो वर्चुअल मेमोरी कब बनती है, क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी ये बनी है, कब बनी है? तो इसको मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि रैम की तरह काम कर रही है। जो विखंडन होता है वो रैम में होता है, देखिए आप। लेकिन आज क्या करें, रैम में पहुंचा ही नहीं है, तो यहीं पर विखंडन हो गया। बच्चों जिनको पेज कहते हैं, या पेज नहीं, या थ्रेड कहते हैं, या पेज कहते हैं, इसको फ्रेम कहते हैं। फ्रेम की साइज और पेज की साइज बराबर होती है। फ्रेम की संख्या कम होती है, पेज की संख्या ज्यादा होती है। जितने की जरूरत है वो पेज पहले आते हैं। सीपीयू डिसाइड करेगा कौन से पेज की जरूरत है, वो पेज पहले आएंगे। फिर उनका काम हो जाएगा तो शेप आउट हो जाएंगे, शेप इन हो जाएंगे, शेप आउट हो जाएंगे, और इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है। इसको पेजिंग कहते हैं। क्या ये क्लियर है आपके? क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। रिसाइकिल बिन सेकेंडरी का पार्ट होता है बच्चों, वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी का पार्ट होता है। जब तुम हार्ड डिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना बच्चों, बांटते हो, क्लियर है, तो उस समय वो पूछता है कितने कितने में आपको क्या क्या बनाना होता है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो वहीं पर ये वर्चुअल मेमोरी होती है। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए दो तरीके से कंप्यूटर चलता है, एक इस तरीके से, पहले इसी तरीके से, लेकिन जब साइज कम होती है तो इस तरीके से, तो वर्चुअल मेमोरी से स्पीड कम हो जाती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सीपीयू को डेटा बार बार शेप इन शेप आउट करना पड़ता है, इसलिए वर्चुअल मेमोरी से स्पीड कम हो जाती है। मेरे हिसाब से अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ये कब बनती है? जब रैम की साइज छोटी हो। कैश मेमोरी स्पीड बढ़ाने के लिए काम में आती है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को अपने पास होल्ड कर लेती है ताकि रैम के पास आप सर्चिंग के लिए नहीं जाओ। रोम जो होती है बच्चों, ये एक बार बना दी जाती है, उसके बाद इसके डेटा को डिलीट नहीं करते। और याद रखिए कंपनी मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही रोम की प्रोग्रामिंग हो जाती है। बायोस रोम के ही पार्ट होते हैं बच्चों। रैम क्या होती है? पूरी खाली होती है, जो सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराती है। ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। क्लियर? अगर ये क्लास आपके समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ, और अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और किसी ने अपने दोस्तों को नहीं बताया इस क्लास के बारे में तो बता दीजिए। मैं गारंटी देता हूं ये ऐसी क्लास है जो नौकरियां लगाती है। ये कोचिंग नहीं है बच्चों, ये नौकरी लगाने का इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। या नौकरी 1 2 5 6 की नहीं लगती, क्लास की क्लास सेलेक्ट होती है, तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो बच्चों, ए स्टोरेज स्पेस क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग रैम एंड ए पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव यूज्ड व्हेन रैम इज इनसफिशिएंट। बच्चों, तो वर्चुअल मेमोरी होगी। एक एक वर्ड को पकड़ो, काम हो जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम 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 हो गई वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेरी स्टोरेज के रूप में ही लाइट गई, खत्म हो गया। डेटा डेट सीपीयू कैन क्विकली रीड एंड राइट, तो रीड राइट दोनों में काम आती है, तो बच्चों रैम है। अच्छा, रोम केवल रीड में काम आती है, रोम के डेटा को केवल देखा जा सकता है। हाई स्पीड, बिल्कुल। स्मॉल साइज मेमोरी यूज टू स्टोर फ्रिक्वेंटली ऐसे डेटा फॉर फास्ट रिट्राइवल, बच्चों फास्ट रिट्राइवल के लिए कैश मेमोरी है। क्लियर है? नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल नॉन वोलेटाइल है रोम। मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फर्मवेयर, जो कंपनी पहले से ही बना के देती है। एंड परमानेंट इंस्ट्रक्शन वो रोम के अंदर होते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक एक चीज क्लियर, एक एक चीज गारंटी लेता हूं, एक एक चीज, एक एक वर्ड आपके आने वाले हैं बच्चों। तुम कंप्यूटर टीचर देने जा रहे हो, आइए देने जा रहे हो, एक एक वर्ड आ जाएगा। रैम के लिए क्या सही है, रोम के लिए क्या सही है, केस के लिए क्या सही है, वर्चुअल के लिए। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 1000 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें हजारों क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करो। केस स्पीड बढ़ा देती है, केस स्पीड बढ़ा देता है, केस में स्पीड कम कर देता है। केस लाइन, अच्छा केस लाइन, तो बच्चों किसी डेटा को लाने ले जाने का काम करने वाली लाइन, और लाइनों के ग्रुप को एसोसिएटिविटी, विचार कीजिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, टाइप ऑफ रोम। रोम की बातें कर लेते हैं बच्चों। रोम कितने तरीके की होती है उसकी चर्चा करते हैं अपन, लेकिन 1 मिनट में आपसे बात कर लेता हूं। ऑल क्लियर ऑलवेज, ठीक है बच्चों। देखिए, आपके ऑल क्लियर करने से मेरे को इसलिए प्रॉफिट नहीं हो रहा क्योंकि तुम मेरा सपोर्ट नहीं करते हो। तुम्हारा केवल इतना सा जाता है, तुम्हारे जो ग्रुप है उनमें क्लास डालिए, लोगों को बताइए। हाँ, मैंने आपसे वादा किया था अगर 100 लाइव आ जाएंगे तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू रख सकता हूं एग्जाम तक। बाकी ये क्लास सैटरडे तक लास्ट होगी, मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि फिर मैं एप्लीकेशन पे लूंगा, क्या फायदा है। ठीक है, तो कोशिश करो आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठाए,
क्यों? क्योंकि बात ये हो रहा है, बच्चे एमसीक्यू तो लगाते हैं, बच्चे 2-2 हजार एमसीक्यू लगाते हैं, लेकिन उनको खुद को पता नहीं वो पढ़ के क्या है। दिक्कत वहां आ रही है बच्चों, इसलिए नौकरी नहीं लगती। कंप्यूटर टीचर में लोगों ने 10-10 हजार एमसीक्यू लगाए। मेरे यहाँ जोधपुर जयपुर के बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी आईए में आए, कंप्यूटर टीचर में अनसक्सेसफुल हो गए थे, अब यहाँ आईए में आए। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला सर ये बुक भी करके, वो बुक भी करके, वो बुक भी करके, आया तो कुछ नहीं था। तो मैंने कहा भाई सब कुछ उन्हीं बुक में से आया था, बाहर कुछ नहीं आया था, केवल आपको आपने एमसीक्यू किए हैं, उनको समझा नहीं, दिक्कत हुआ है। क्लियर है बच्चों? आपने उनको किया है, एमसीक्यू को किया है, आपने 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 उनको समझा नहीं है। और रियलिटी ये है कि मैं एमसीक्यू कम कराता हूं लेकिन समझाता बहुत हूं, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके 1-2 नहीं हजारों क्वेश्चन तैयार हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों टाइप्स ऑफ रोम और उधर एग्जांपल है। पढ़ाने का मेरा तरीका आपको पता चल ही गया होगा, कोई लो लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, सारे लेवल अच्छे हैं। क्लियर? अब बच्चों रोम कितने तरीके की होती है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। रोम बच्चों रीड ओनली मेमोरी होती है, तो याद रखिए अगर कोई आपसे रोम ही पूछे तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, जिसमें फर्मवेयर होते हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है। जब कंप्यूटर बनाया जा रहा था उसी समय उसकी रोम के अंदर बायो डाल के दे दिए गए थे, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते। बच्चों वो परमानेंट है, बच्चों नॉन वोलेटाइल है, लाइट जाने के बाद भी डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता कि डिलीट हो गए तो फिर कंप्यूटर को लेके जाना पड़ता। कंपनी के पास भाई रोम डाल के देते, तो रोम के सॉफ्टवेयर डाल के देते, बायो डाल के देते। तो एक रोम तो वह है जिसमें फर्मवेयर होते हैं, परमानेंट होती है, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है, उसकी प्रोग्रामिंग केवल कंपनी करके देती है, उसको आप छेड़ भी नहीं सकते। एक रोम तो वो है। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, मैं अपने ड्राइवर कहां डालूंगा बताइए आप? तो ड्राइवर मान लो मैंने प्रिंटर बनाया, तो मैं प्रिंटर का ड्राइवर किस में डालूंगा, कि कहां भेजूंगा? मेरे को अमेरिका भेजना है, मेरे को मेरे प्रिंटर बेचना है, मेरे प्रिंटर की कोडिंग मेरे को खुद को पता है, दूसरों को क्या पता? तो बच्चों आप बताइए, वो प्रिंटर की कोडिंग जब चलेगी जब उस प्रिंटर की एप्लीकेशन होगी, अब वो एप्लीकेशन किस में डाल के भेजूंगा? क्योंकि रोम तो फुल भरी होती है। तो फिर कंसेप्ट आया पी रोम का, कि पी रोम एक ऐसी मेमोरी बनाई गई जिसके अंदर एक बार आप रीड कर सकते हो। यूजर रोम को यूजर एक बार भी रीड नहीं कर सकता, रोम को यूजर एक बार भी राइट नहीं कर सकता, लेकिन पी रोम को यूजर एक बार राइट कर सकता है, उसको बोलते हैं पी रोम। फिर बच्चों पी रोम कॉस्टली पड़ने लगी कि यार बार बार क्या करें, हर बार मान लीजिए आपने सीडी देखी होगी जिसमें एक बार मूवी डाल दी तो फिर उसके बाद उसको हटा ही नहीं सकते थे, वो पी रोम थी। एक सीडी पहले से ही मूवी बन के आती थी, वो रोम थी। एक सीडी खाली आती थी, उसमें भर दिया गया बच्चों, वो पी रोम हो गई। और एक सीडी ऐसी भी आई जिसमें कितनी बार भी डेटा डालो, बर्न करो, डेटा को रिप करो। बच्चों कितनी बार भी रिप करो, बर्न करो, रिप करो। रिप का मतलब ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा हटाना है, बर्न का मतलब डेटा डालना है। तो बच्चों उसको बोलते हैं ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बच्चों रोम जो है वो आई कितने तरीके की, एक तो रोम आई, एक आई पी रोम आई, एक आई बच्चों ईपीरोम आई। अब बच्चों सुनना अच्छी तरीके से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। रोम जैसे सीडी एक रोम है। पी रोम जिसकी एक बार रिकॉर्डिंग की जा सकती है, सीडीआर। बच्चों सीडीआर की फुल फॉर्म कई बार आई है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है, सीडी आरडब्ल्यू, इसका एग्जांपल है आरडब्ल्यू, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। बच्चों ये क्या है, रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, याद रखिए। और ये क्या है, सीडी, और इसको रोम कहते हैं, सीडी रोम। बच्चों सीडी रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रोम है, इसका मतलब रोम रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब सीडी एक बार डालोगे वॉम WORM राइट वंस, एक बार डालोगे रीड मैनी, वो पी रोम का एग्जांपल है। और बच्चों ईपी रोम का एग्जांपल क्या है, सीडी। बच्चों RW को और क्या कहते हैं, राइट मैनी रीड मैनी, राइट मैनी रीड मैनी। ये बच्चों ईपी रोम का एग्जांपल। 3 तरीके की रोम है बच्चों, सीडी रोम हो गई, ईपी रोम, पी रोम हो गई, ईपी रोम हो गई। सीडी भी 3 तरीके की होती है, सीडी रोम हो गई, सीडी आर हो गई, सीडी RW हो गई। तीनों सीडी अलग अलग है, ये सस्ती होती है, ये थोड़ी महंगी होती है, ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। सीडी के 3 प्रकार होते हैं, एक सीडी होती है, एक सीडी आर होती है, एक सीडी RW होती है।
फुल फॉर्म रीराइटेबल है, फुल फॉर्म रिकॉर्डेबल है, दूसरा नाम सीडी वॉम है, दूसरा नाम सीडी राइट मैनी रीड मैनी है, कितनी बार भी राइट करो कितनी बार भी रीड करो। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठा कि सर ये क्या काम में लेते हैं? ड्राइवर के लिए, बायोस के लिए। सर ये क्या काम में लेते हैं? कंप्यूटर के बायोस के लिए, जो कंप्यूटर के साथ बायोस है। तो ये फिर ये किसके बायोस के लिए? तो बच्चों और भी तो फ्रीमवेयर है, मेरे प्रिंटर का फ्रीमवेयर है, मेरे कोई डिवाइस बनाई उसका फ्रीमवेयर है, तो उसके लिए ड्राइवर के लिए पीरोम यूज करते हैं। सर ये किसके लिए यूज करते हैं? बच्चों ये याद रखिए, ये यूज करते हैं बार बार यूजेबिलिटी के लिए, बार बार काम में लेने के लिए। क्लियर है? नॉर्मल फाइल के लिए। फिर ये भी दो तरीके की हो गई, ये भी दो तरीके की हो गई बच्चों। कोई जरूरी है कि सीडी आए, इसमें फ्लैश भी आती है। क्या आती है? फ्लैश भी आती है। अब बच्चों यहां पर दो तरीके से बन गई इरेज करने के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और बच्चों अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट पहले मैं अल्ट्रावायलेट लिख देता हूं, उसका भी रीजन है। पहले मैं अल्ट्रावायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिख देता हूं। अब अल्ट्रावायलेट में तो बच्चों ऑप्टिकल आएंगी, क्यों? क्योंकि ईपीरोम दो तरीके की, ऑप्टिकल और फ्लैश। तो इसमें तो आपके क्या आएगी? ऑप्टिकल आ जाएगी। ऑप्टिकल मेमोरी जितनी भी है, ऑप्टिकल में सीडी, सीडी के तीनों हिस्से, डीवीडी, डीवीडी के तीनों हिस्से, ब्लू रे, ब्लू, बीआरडी, बीआरडी के तीनों हिस्से, होलोग्राफिक, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क, बच्चों इसके भी तीनों हिस्से। कौन कौन से हिस्से? रोम, आर और आरडब्ल्यू। क्लियर? ईपीरोम में क्या आ जाएगी? ईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, तो इसके अंदर फ्लैश आ जाएगी। अब फ्लैश में कौन कौन आएगी? मैग्नेटिक मेमोरी आ जाएगी, सॉरी गलत लिख दिया। फ्लैश में कौन कौन सी आएगी? जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल उनको फ्लैश कहते हैं। फ्लैश में कौन कौन आएगी? पेन ड्राइव आ जाएगी। और क्या आएगा? मेमोरी कार्ड आ जाएगा। मेमोरी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड आ जाएगा। और बच्चों और क्या आ जाएगा? एसडी कार्ड आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? एसएसडी आ जाएगा। ये सब फ्लैश मेमोरी है। अच्छा, फ्लैश में और इसमें क्या अंतर है? इसमें पूरा डेटा डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। सीडी या तो पूरी, देखिए सीडी में डेटा डालना, कोई सीडी है तो सीडी कैसी होती है बच्चों? सीडी ऐसी होती है, ये सीडी है, सीडी की बनावट ऐसी होती है जलेबी की तरह। बच्चों सीडी में जो डेटा डाला जाता है उसको बर्न कहते हैं। बर्न करना, सीडी में डेटा डालना बर्न कहलाता है। सीडी से डेटा को डिलीट करना रिप कहलाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके आईए में। सीडी से डेटा को हटाना रिप, रिप अपन बोलते हैं रिपिंग, अरे यार मर गया खत्म हो गया, रिप। बर्न डेटा डालना होता है बच्चों। क्लियर? बाकी और सब में रीड राइट कहते हैं, यहाँ पर भी सब चीजें रीड राइट है। लेकिन यहाँ पर बच्चों याद रखना, सीडी में डेटा डालना बर्न और सीडी में से डेटा हटाना क्या कहलाता है? रिप। मेरे हिसाब से पूरा अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये रोम कंप्यूटर के अंदर आती है, ये रोम ड्राइवर्स के लिए यूज करते हैं। ये रोम दोनों तरीके की होती है बच्चों, ऑप्टिकल और फ्लैश। क्लियर? ये रोम बच्चों सस्ती होती है बच्चों, याद रखिए। पिट और लेंस बनते हैं इसमें, इनके अंदर पिट और लेंस बच्चों। क्लियर? पिट किसको कहते हैं? जीरो को। लैंड किसको कहते हैं? 1। पिट और लैंड के रूप में डेटा स्टोर होते हैं, मैंने खूब पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना। फ्लैश के अंदर बच्चों, फ्लैश के अंदर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के रूप में डेटा स्टोर होते हैं, वोल्टेज के रूप में डेटा स्टोर होते हैं। क्लियर? तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक बार कमेंट कीजिए, क्या ये समझ में आ गया आपके सब कुछ? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए भाई। इसमें यूजर एक बार प्रोग्रामिंग कर सकता है, यूजर केवल एक बार। यहाँ पर यूजर 0 बार प्रोग्रामिंग कर सकता है, यूजर कर ही नहीं सकता, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है। यहाँ पर यूजर कई बार प्रोग्रामिंग कर सकता है। इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। ऑप्टिकल मेमोरी में कौन कौन आती है? फिर इनमें भी 3 आती है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 आती है। इनको यह एसडी कार्ड की फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है। क्या होती है बच्चों? सिक्योर डिजिटल होती है, सिक्योर डिजिटल। बच्चों एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर? अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन वीडियो को पूरा देखना, पूरा नहीं देखोगे तो बच्चों आपके कोई काम के नहीं है वीडियो। अब बच्चों पीरोम पे आ जाइए, तो वो है पीरोम जिसमें आपने प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डाला है। ईपीरोम, ईपीरोम तो बच्चों दोनों तरीके की हो सकती है। ईपीरोम ये तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है। मास्क रोम, मास्क रोम किसको कहते हैं? जिसको बच्चों एक बार डेटा डालने के बाद कंपनी उसकी राइट पिन को खत्म कर देती है। देखिए किसी भी मेमोरी के अंदर 2 पिन होती है, एक रीड पिन और एक राइट पिन। तो मास्क पिन वो होती है, डेटा डाला, डेटा डाल दिया। अब डेटा डालने के बाद, सॉरी डेटा डालना राइट कहलाता है, डेटा डालना क्या कहलाता है? राइट। मास्क, मास्क तो बच्चों डेटा डाला, डेटा डाला, डेटा डाला, फिर उसके बाद उसकी राइट पिन को खत्म कर देती है, तो बच्चों उसको कहते हैं मास्क रोम। क्लियर? तो मास्क वर्ड क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना वहां से।
ठीक है बच्चों, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चों आपको मैंने पढ़ा दिया, जितना पढ़ाया उसके बाद में गायब हो गया, तो इसका मतलब मास्किंग हो गई। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बच्चों मास्क रोम और रोम एक ही बात है, ध्यान रखना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पी रोम क्या होता है? तो पी रोम के अंदर अधिकतर क्या होते हैं? बायोस ही आते हैं। क्लियर है बच्चों? बायोस, पी रोम, ठीक है। मास्क रोम में सीडी रोम आ जाएगा, ठीक है। ईपी रोम में क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल सॉरी ईपी रोम मतलब जिसको इरेज किया जा सकता है, तो इरेज फ्लैश मेमोरी आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल में भी फ्लैश आ जाएगी, ठीक है। मास्क रोम में सीडी रोम भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा बच्चों, सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी, तो सीडी रोम भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो दोनों बन रहा है इसके बच्चों। क्लियर? तो मास्क रोम में मास्क रोम भी आ जाएगा, सीडी रोम भी आ जाएगी। ये क्या है बच्चों? याद रखिए, इसमें आंसर क्या आएगा? ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से कर देना। अब जैसे ऑप्शन है, फर्स्ट में आपका दे दे ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में ए दे दे, पी रोम, ठीक है। सेकंड में दे दे ईपी रोम, इलेक्ट्रिक ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल, तो इसमें सी दे दे। थर्ड दे दे, थर्ड में बच्चों फ्लैश ही आ जाएगा, सी हो जाएगा। और मास्क रोम जिसको डिलीट नहीं किया जा सकते, तो उसको मास्क, देखो मास्क रोम ही लगा दिया, या कुछ और होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो बच्चों फोर्थ, क्लियर? फोर्थ या फिर ये बोल दो इसके अंदर फ्रीमवेयर कर देता, यहां पर क्या कर देता? फ्रीमवेयर, क्योंकि साथ के साथ तो नहीं लगा सकता, तो फोर्थ में डी आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि फ्रीमवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं पहले से मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यहाँ होते हैं। बायोस यहाँ क्यों डाला? क्योंकि बायोस ड्राइवर्स ये बच्चों अपन भी तो बना के बेच सकते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा, लेकिन फ्रीमवेयर कंपनी से बन के आता है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। यही वर्ड यहाँ पर टाइप हुआ, इसका मतलब यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट समझाना था, कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या आपके कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दीजिए। और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं, जिसने शेयर नहीं किया अपने अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, किसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकता है, सपोर्ट कर सकते हो आप लोग मेरे को। चलिए, हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? मास्क का मतलब होता है कि उसमें राइट करने के बाद राइट पिन को तोड़ दिया गया, अब केवल रीड कर सकते हो। तो जो आपकी कंप्यूटर के साथ जो रोम आती है वो मास्केबल रोम होती है, या फिर ये बोलिए जो सीडी रोम आती है जिसमें पहले से मूवी डली होती है, आप नहीं डाल सकते, पहले से डली होती है, वो मास्केबल होती है। क्लियर है बच्चों? भाई टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन है, 200 पेपर है, 200 पेपर है, लेकिन पेपर से कुछ नहीं होगा बच्चों, उनके सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन वीडियो देखने से ही आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो में से ही है। आप टेंशन छोड़िए, सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो में से ही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन फिर प्रोसेसर से आ गया, तो इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर अभी जस्ट बताया था बच्चों। 8086 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। 8086 ये भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो बच्चों अब यहां देखो फर्स्ट 86 फैमिली कौन सी है? तो फर्स्ट 86 फैमिली 8086 है। मैंने कहा था ये थर्ड जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर है, फर्स्ट 86 फैमिली यही है, और ये केवल 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 80386 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये समझ में आ गया आपके बच्चों? ये फर्स्ट आ गया 8086 में, ये भी सही था, ये भी सही था, तो लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर फैमिली, तो फिर तो यही आएगा बच्चों, ये तो नहीं आ सकता, तो फिर इसको यहां जाना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये दोनों के लिए ये सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन जैसा वैसे ही तो आंसर दोगे। जैसे वो क्वेश्चन था ना बच्चों, उस क्वेश्चन में यहाँ पर फ्रेमवेयर कर लेना, फिर क्वेश्चन सही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैचिंग वाला क्वेश्चन होगा तो सबका एक एक हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक होती है बड़े बड़े पेपर में बच्चों। 808386 ये कौन सी जनरेशन का है? तो ये थर्ड जनरेशन का है, ये थर्ड जनरेशन का है, सॉरी फोर्थ। ये कौन सी जनरेशन का है? तो ये फोर्थ जनरेशन का है। अच्छा 80 ये कौन सी जनरेशन के है? तो ये थर्ड जनरेशन के है। ये फर्स्ट जनरेशन का है। 8085 है तो सेकंड जनरेशन का है। ये कंप्यूटर की जनरेशन नहीं है, ये प्रोसेसर की जनरेशन है। क्लियर है बच्चों? ये सब प्रोसेसर की जनरेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरप्ट, जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों। कंप्यूटर टीचर सीनियर में 2 क्वेश्चन इंटरप्ट के थे, और एक में था जिसने इंटरप्ट जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था, और इंटरप्ट आए थे बच्चों, इंटरप्ट आए थे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। इंटरप्ट क्या होता है पहले मैं शुरू से लास्ट तक आपको पूरा समझा देता हूं, फिर अपन इंटरप्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर?
TRSP हाईएस्ट, अरे वो ट्रेप होता है माही, ट्रेप होता है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरप्ट क्या होता है, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं किसी से बात कर रहा हूं, कोई बच्चा आके मेरे को बोल रहा है सर मेरे को भी सुनो, मेरे को भी सुनो, तो वो इंटरप्ट है बच्चों। इंटरप्ट क्या होता है बच्चों, जब प्रोग्राम चलता है तो रूटीन वाइज चलता है, सीरियल वाइज चलता है। अब बच्चों एक चीज बताइए, कोई रूटीन चल रहा है और बीच में कोई बंदा आता है और बच्चों वो रूटीन ब्रेक हो जाता है और जो आया है उसको सब रूटीन कहते हैं, वो सब रूटीन चल जाता है, पहले सब रूटीन परफॉर्म होता है, तो फिर बच्चों वो इंटरप्ट है। क्लियर, तो कॉमन सी बात है, आपका जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंस वाइज चल रहा है बच्चों। अब बच्चों यहां तक चलते चलते बाहर से भी आ सकता है, प्रोग्राम में भी हो सकता है। दो तरीके के इंटरप्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर ही कोडिंग के रूप में होते हैं, जो प्रोग्राम के ऊपर ही कोडिंग के रूप में होते हैं। बाहर से जो इंटरप्ट आते हैं, स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये बाहर से आए हुए इंटरप्ट होते हैं। क्लियर, तो समझने की कोशिश करूं तो बच्चों यहां पर मान लीजिए ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था तब इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट आ गया तो बच्चों यहां से जो रूटीन है वो सब रूटीन पे चला गया, सब रूटीन परफॉर्म हो गया, फिर वापस यहां पर आ गया बच्चों, फिर ये आगे बढ़ेगा इस तरीके से। तो ये आपका सब रूटीन है। तो बच्चों आपकी जो रूटीन है वो ब्रेक होकर सब रूटीन पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, ये ही क्या कहलाता है, इंटरप्ट कहलाता है। और ये क्या है बच्चों, आपकी रूटीन है। चलिए अब इंटरप्ट आपके समझ में आ गया होगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इंटरप्ट क्या है। कि कोई प्रोसेसिंग चल रही है, उस प्रोसेसिंग के अंदर कोई सिग्नल या तो प्रोग्राम से आया है या हो सकता है आउटर साइड से आया है, तो बच्चों उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी रूटीन ब्रेक हो गई और जो सिग्नल आया उस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग एक सब रूटीन बनी। उस सब रूटीन का एक एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर जाके देखते हैं अपन और उस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर अपने रूटीन के ऊपर आते हैं। ये इंटरप्ट प्रोसेसिंग होती है। क्लियर, सर कोर्स के रिवीजन वीडियो देख लिए और ये वीडियो देख लिए, अब क्या पढ़ना चाहिए, अब कुछ मत पढ़ो, डेली पीडीएफ देख लो, बस डेली पीडीएफ देख लो, हैंड रिटन पीडीएफ देख लो, बहुत है। अब बच्चों एक चीज बताइए, तो इंटरप्ट कितने तरीके के होते हैं, तो इंटरप्ट मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, एक कौन सा इंटरप्ट होता है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक कौन सा इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। जो पावरफुल होते हैं वो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट 5 होते हैं बच्चों। क्लियर, हार्डवेयर इंटरप्ट भी 5 होते हैं बच्चों। और हार्डवेयर इंटरप्ट भी दो तरीके का होता है, एक मास्केबल और एक नॉट मास्केबल। बच्चों यहीं से क्वेश्चन आया था कंप्यूटर टीचर के अंदर, नॉट मास्केबल। अब मास्केबल में कौन कौन है, मास्केबल जिनको मास्क किया जा सके, जिनको रोका जा सके, जिनको रोका जा सके, जिनको रोका जा सके, जिनको रोका जा सके वो मास्केबल है। जो आ गया तो होके रहेगा, रोका नहीं जा सकता है, वो नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल में ट्रेप आता है। बाकी आरएसटी 7.5, आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 और आईएनटीआर ये क्या है बच्चों, नॉन मास्केबल है। आरएसटी क्लियर है, तो समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। ये आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 आईएनटीआर ये मास्केबल है, ये नॉट मास्केबल है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बच्चों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बहुत लो लेवल के इंटरप्ट होते हैं। ये आरएसटी 0 से लगा के आरएसटी 7 तक होते हैं। क्लियर है बच्चों, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आरएसटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 तरीके के होते हैं, ये 5 तरीके के होते हैं, ये मास्केबल नॉन मास्केबल होते हैं। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, यहां से जो क्वेश्चन आता है वो जबरदस्त आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हार्डवेयर इंटरप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा, सॉफ्टवेयर पे कभी नहीं पूछेगा। फिर ये पूछ लेता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है। देखो बच्चों आपने देखा होगा सी के अंदर मैं इफ लगा देता हूं, तो इफ क्या है, एक इंटरप्ट है, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट होगा तो बच्चों बाहर भी जा सकता है, सीरियल वाइज रूटीन नहीं चले, कोई सब रूटीन चल जाए। फोर है एक इंटरप्ट है, व्हाइल है एक इंटरप्ट है। तो ये प्रोग्राम इंटरप्ट है जो नेमोनिक्स से होते हैं। नेमोनिक्स मतलब कोड के थ्रू होते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के थ्रू होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं। क्लियर, अब बच्चों हार्डवेयर इंटरप्ट बाहर से आते हैं। आपने सुना होगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर है। अब 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर है तो इनकी पिन होती है, इनकी बच्चों पिन होती है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो 6 नंबर पे आरएसटी आपको पता है 7 क्या होता है, 4.5 होता है। तो यहाँ पर कोई सिग्नल आया, इसका मतलब इंटरप्ट आ गया बच्चों। तो कॉमन सी बात है, बाहर से तुमको इतना डीप नहीं जाना,
तुमको इतना देखना है जो बाहर से सिग्नल आते हैं उनके थ्रू जो काम करते हैं वो है हार्डवेयर इंटरप्ट। अब बच्चों इसको टाला नहीं जा सकता, ये सबसे खतरनाक इंटरप्ट है, सबसे खतरनाक, फिर लो फिर लो फिर लो फिर सबसे लो, ये ऑर्डर बहुत आता है। सबसे खतरनाक इंटरप्ट का ट्रैप आ गया तो होके रहेगा, औरों को टाला जा सकता है। ट्रैप का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रैप का दूसरा नाम RST 4.5 है, ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों एक के ही नाम है। ट्रैप के बाद कौन होता है? तो जो इससे कम खतरनाक है वो 7.5 है, फिर 6.5 है, RST 6.5 है, फिर RST 5.5 है, और फिर कौन है? INTR है, INTR है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इन सबके अपने अपने एड्रेस होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। मास्केबल, इनको मास्क किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है, इनको नहीं टाला जा सकता। क्लियर? इन सबके अपने अपने सब रूटीन है बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईए का जिसने कोर्स ले रखा है उसको कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आईए का जो सिलेबस है वो सिस्टम असिस्टेंट का सेम कोर्स है ना, तो आपको लेने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक के लिए आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे मैं ऐसे डलवा दूंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़िए। तो RST 7.5 की अगर बात करूं तो 7.5 INTR सबसे लो प्रायोरिटी का ही है बच्चों, हाईएस्ट प्रायोरिटी का ही है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ही है। सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन आएगा? RST ही आ जाएगा। थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन आएगा? RST 6.5 आएगा। सेकंड हाईएस्ट आ गया, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी में RST 6.5 आएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी पे INTR आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हाईएस्ट नंबर 1 आपका ट्रेप हो गया, क्वेश्चन को देखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ट्रेप आ गया, नंबर 2 पे RST 7.5 आ गया, नंबर 3 पे RST 6.5 आएगा। इसको 6.5 कर लेना बच्चों, ये जो डेटा है मिस्टेक है, ये 6.5 है, 6.5 थर्ड पे आ जाएगा बच्चों, सबसे लोएस्ट INTR आ जाएगा। क्लियर? तो इसको 6.5 कर लेना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बच्चों, इसरो वाले साइंटिस्ट तो है, हो जाता है, लेकिन आपसे नहीं होगा, आपको पूरा पता है। क्लियर? आईए का एग्जाम खत्म होते ही 1 साल तक, 1 साल की वैलिडिटी जैसे खत्म हो गया आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल की अगर वैलिडिटी खत्म नहीं हुई तो आपका कोर्स कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है बच्चों? चलिए, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट है। ये क्या है? ये नॉट मास्केबल है, ये मास्केबल 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 है। क्लियर है बच्चों? ये याद रखना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरप्ट और उनके सब रूटीन एड्रेस। अरे नेट में, गेट में, सब में क्वेश्चन आ रहा है, सीखना पड़ेगा बच्चों, आईए में भी आ सकता है। कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है इंटरप्ट, इंटरप्ट कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और कंप्यूटर फंडामेंटल जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आजकल रैम रोम नहीं आती है, आजकल रैम रोम में भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो देख लिया होगा तुमने कंप्यूटर टीचर के अंदर, उसने बोला था रोम फ्रीमवेयर सॉरी बायोस किसके अंदर होते हैं, सॉरी बूट स्टेप लोडर किसके अंदर होता है, तो रोम के अंदर आंसर था, बच्चों ने बायोस लगा दिया। ये बोल सकते हो बूट स्टेप लोडर इज द पार्ट ऑफ बायोस which are situated in ROM memory। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सारी की सारी एप्लीकेशन पे भी मिलेगी और टेलीग्राम पे भी मिलेगी इनकी PDF। ठीक है? चलिए अब बच्चों इंटरप्ट है, इंटरप्ट है उनकी सब रूटीन एड्रेस है। सब रूटीन एड्रेस क्या होता है कि चलो ठीक है, ये सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ इंटरप्ट आ गया। अब ये इंटरप्ट मान लो ट्रेप आया, अब बच्चों ट्रेप आया तो क्या होगा, ट्रेप अब ट्रेप आया तो बच्चों वो सब रूटीन जो है, मान लो ये सब रूटीन है, तो बच्चों ट्रेप जो है ना उसका एड्रेस, ट्रेप के जो एड्रेस है, इस सब रूटीन का एड्रेस यहां पर मिलेगा आपको। ये एक फिक्स एड्रेस होता है रैम के अंदर, रैम के अंदर एक फिक्स एड्रेस है बच्चों, वहां पर इस सब रूटीन का एड्रेस मिलेगा, उसी को कहते हैं सब रूटीन एड्रेस। देखो मैं आपको फिर समझा देता हूं, मान लो ये कोई एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, यहां पर ट्रेप आ गया, तो ट्रेप बच्चों ट्रेप कहां जाएगा, मतलब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि रैम में तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये सब रूटीन चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, बहुत सारी सब रूटीन चल रही है। तो अपन किस एड्रेस पे जाए, किस एड्रेस पे जाए जो ये बताएगा कि ये वाली सब रूटीन चलेगी या ये वाली चलेगी या ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। तो बच्चों याद रखिए जब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो बच्चों यहाँ पर जैसे ट्रेप आया तो एक एड्रेस पे अपन को जाना होता है, वो एड्रेस कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों 7.5 है,
तो 7.5 को 8 से गुना करना, 8 से गुना किया क्योंकि 8085 के माइक्रो प्रोसेसर के है। तो बच्चों ये वैल्यू आई 0, फिर 4 56 और 4 कितना हो गया 60। अब जो 60 है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे 16 48 बचा 12, 12 को सी कहते हैं बच्चों। अब तो भाग जाएगा नहीं तो 3C। तो बच्चों 3C 003C लोकेशन पे जाइए आप बच्चों। इस लोकेशन के आपके ऊपर ट्रैप का इस लोकेशन के ऊपर ट्रैप का देखो 16 32 16 48 80 3C। तो RST 7.5 का एड्रेस 003C के ऊपर मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों कॉमन सी बात है INTR का देख लेते हैं। तो INTR का 0000 से क्यों, क्योंकि इसका कोई एड्रेस फिक्स नहीं है, इसका एड्रेस फिक्स है क्योंकि इसको RST 4.5 कहते हैं, तो इसका एड्रेस फिक्स है। 6.5 का एड्रेस निकालना है तो 8 कर दो, 8 40 4 8 6 48 और 4 52 हो गया। तो 52 को हेक्सा में चेंज कर दो, 52 को हेक्सा में 16 48 बचा कितना बच्चों 4 बचा, तो इसका 34 हो जाएगा। इसका जो एड्रेस है वो 0034 हो जाएगा। RST 6.5 का भी निकाल लो, 6.5 को किससे गुना कर दो 8 से, तो 40 0 4 48 और 4 52 हो गया। अब बच्चों शायद कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये किसका हो गया, ये 0034 इसका हो गया, 0034 इसका हो गया। अब ट्रैप का निकाल लेते हैं बच्चों 4.5 का। हो सकता है आपको टफ लग रहा हो लेकिन सीखना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। क्या तुम्हारे लेवल पे एड्रेस पूछ सकता है? तो नहीं पूछ सकता। फिर क्यों बता रहा हूं, बता दिया ऐसे ही, आया हुआ क्वेश्चन था मेरे से रुका नहीं गया इसलिए बता दिया। ट्रैप को कहते हैं RST 4.5। तो 4.5 इंटू 8 कर दो बच्चों, 0 4 8 चौक 32 और 4 36। अब 36 का हेक्सा बना दो बच्चों, 16 2 32 कितना 4, तो 0024। क्लियर? तो ये इनके सब रूटीन एड्रेस, ट्रैप का सब रूटीन एड्रेस यहां मिलेगा बच्चों, ट्रैप का सब रूटीन एड्रेस यहां मिलेगा। ट्रैप आया तो बच्चों 0024 के ऊपर जाओ, 0024 के ऊपर जाओ, यहां किसी न किसी का एड्रेस मिलेगा। मान लो यहां एड्रेस मिल गया आपको, क्या मिला ABCD मिल गया, तो ABCD वाला सब रूटीन चालू हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिए ट्रैप के अंदर 0024H ये लीजिए ट्रैप हो गया, इसके अंदर 0034 ये लीजिए ये चालू हो गया बच्चों। INTR कुछ भी हो सकता है 000H से 0038H तक, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इंटरप्ट नहीं है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, जिनका फिक्स एड्रेस होता है वो वेक्टर है। तो ये एक वेक्टर एड्रेस है, वेक्टर इंटरप्ट है, ये भी एक वेक्टर इंटरप्ट है और ये भी एक वेक्टर इंटरप्ट है, वेक्टर इंटरप्ट है। लेकिन ये वेक्टर इंटरप्ट नहीं है, नॉन वेक्टर है, नॉन वेक्टर है, याद रखना, क्योंकि इसका कोई फिक्स एड्रेस नहीं है। ये होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो 000 से लगा के 00038H तक इसका एड्रेस हो सकता है। क्लियर? तो अभी यहां पर आ जाइए, इसका एड्रेस 003C होगा। एक बार कैलकुलेशन और कर लो, 7.5 इंटू 8 कर दो बच्चों, 40 0 4 56 और 4 60। अब 60 का क्या बना दो हेक्सा, 16 48 कितना हो गया 12 हो गया, 12 को कहते हैं C, तो 003C। तो शायद ये 2C है, ये भी 2C तो नहीं हो सकता, एक को 3C कर लो। क्लियर? तो 3C करोगे तो बच्चों ये यहां पर पहुंच जाएगा ये। और अब जो बचा INTR, तो INTR बच्चों इस रेंज में कहीं भी जा सकता है। तो बच्चों इस रेंज में 3C तो नहीं आता, क्योंकि 3 और 8 कैसे आएगा, 3 और 12 है ना बच्चों ये, तो 3 और 8 और ये क्या है 3 और 12 है, तो बच्चों इस रेंज में तो केवल यही आएगा, तो ये यहां पर पहुंच जाएगा। क्लियर? एक बार समझो, क्या ये क्लियर है? क्या क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जितने भी हार्डवेयर इंटरप्ट है वो दो कैटेगरी में बांटे गए, एक मास्केबल एक नॉट मास्केबल। तो मास्केबल में सारे आते हैं केवल ट्रैप को छोड़कर, ट्रैप एक नॉट मास्केबल है, आ गया तो होगा चाहे प्रलय आ जाए। और बच्चों वेक्टर जिनका फिक्स एड्रेस है, तो बच्चों INTR नॉन वेक्टर है क्योंकि उसका फिक्स एड्रेस नहीं है, लेकिन याद रखना उसकी रेंज यही होती है 000 से लगा के 0038H तक। उन्हीं के अंदर INTR को हैंडल करना होता है, उन्हीं के अंदर INTR को समेटना होता है। क्लियर? सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अलाउ है क्या? हाई कोर्ट में नहीं है सर। ये टॉपिक आपने कौन से फोल्डर में पढ़ा है? कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम से है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम से है, तो वहां पर देख लीजिएगा। या बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है, आता नहीं है एड्रेस निकालना, लेकिन मैंने बता दिया। क्लियर है? तो याद रखिए सब हार्डवेयर इंटरप्ट है। ऐसे ही सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के भी एड्रेस निकाल सकते हो, क्योंकि वो भी सब सारे के सारे RST है। RST का मतलब ही रिस्टार्ट होता है, याद रखिए रिस्टार्ट होके कौन से एड्रेस पे जाना है, इस एड्रेस पे जाना है। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए ये नॉन वेक्टर है क्योंकि इसमें RST फिक्स नहीं है।
बाकी और सब में आरएसटी फिक्स है। क्लियर है? चलिए एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे कि हाँ सर ये पॉइंट समझ में आ गया, आरएसटी देंगे तो 8 से गुना करेंगे क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट है। फिर 16 से इसलिए क्योंकि रैम जितनी भी होती है वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रूप में अपना एड्रेस को होल्ड करती है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फ्लोइंग मेमोरी टाइप इन असेंडिंग ऑर्डर बेस ऑफ देयर स्पीड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। अपन को स्लो से फास्ट की तरफ जाना है। तो बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके आईए में आ सकता है। सबसे स्लो से फास्ट, तो सेकेंडरी स्लो है, रजिस्टर तो स्लो नहीं है, सेकेंडरी स्लो है, रोम तो स्लो नहीं है। बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज के बाद रोम स्लो है या बफर स्लो है? तो बच्चों बफर पहले आना चाहिए, तो बफर पहले आ गया, फिर रोम आ गई, फिर रैम फास्ट है, केस और फास्ट है, रजिस्टर और फास्ट है। खूब पढ़ा है बच्चों सी। और देख लीजिए जो सीपीयू के पास होता है रजिस्टर वो सबसे फास्ट है। ये प्राइमरी मेमोरी है, इसमें भी बच्चों पहले रैम फास्ट है, फिर रोम थोड़ी स्लो है, रोम स्लो है, ध्यान रखना क्योंकि इसमें फ्रीमवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर? और यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज है। अब बच्चों इनमें स्पीड को मिसमैच रोकने के लिए बफर लगाई जाती है, तो बफर थोड़ी सी क्या हो गई, इससे तो फास्ट हो गई, इनसे स्लो हो गई। और इनके बीच में स्पीड मिसमैच को रोकने के लिए केस लगाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बनता है, रजिस्टर और प्राइमरी के बीच में स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, केस। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में स्पीड को बढ़ाने के लिए बफर। और बच्चों नीचे जाएंगे स्पीड बढ़ेगी और कॉस्ट स्पीड बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि स्पीड की कॉस्ट है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये पॉइंट याद रखिए, बढ़ेगी। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? तो बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज, बिल्कुल सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज में भी सबसे फास्ट होता है सेमीकंडक्टर वाला, सेमीकंडक्टर फास्ट होता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे आपके आता है कौन सा, मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक मेमोरी वाला। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपके फ्लैश वाला, कौन सा, फ्लैश में जैसे एसएसडी, ये सारी फ्लैश, जैसे एसएसडी, एसडी कार्ड, फ्लैश आता है। उसके बाद आपके क्या आता है, मैग्नेटिक आती है, मैग्नेटिक डिस्क जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, जिप डिस्क सब आती है। उसके बाद आपकी ऑप्टिकल मेमोरी आती है, ऑप्टिकल मेमोरी स्लो होती है, उससे भी स्लो मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो होता है, तो टेप सबसे स्लो होता है। फिर ऑप्टिकल डिस्क होती है बच्चों, जिसमें सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क ये सब होती है। फिर मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क बच्चों, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, मैनचेस्टर डिस्क ये सब होती है फ्लैश में। फिर बच्चों एसडी कार्ड, एसएसडी, बच्चों पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड ये सब होती है। सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। सेमीकंडक्टर रैम और रोम होती है। बफर कोर मैग्नेट की बनी होती है, कोर मैग्नेट ज्यादा स्पीड वाला होता है, किससे, मैग्नेटिक से। केस जो है वो एसरैम से बनती है, एसरैम इसलिए क्योंकि यहाँ यूज नहीं करते, लेकिन याद रखिए एसरैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है रैम से, तो उसको केस बनाने के लिए काम में लेते हैं। रजिस्टर होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं, शुद्ध फ्लिप फ्लॉप यूज करके अपन रजिस्टर को बना लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। क्या ये क्लियर है आप सब लोगों के? क्लियर है बच्चों? हाँ जी, कमेंट कर दो एक बार, क्या ये क्लियर है? एसएसडी किसकी बनती है? फ्लैश की बनती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों जो वोल्टेज को होल्ड करते हैं, उसी को फ्लैश कहते हैं। यूएसबी डिवाइसेज होती है एसएसडी। रिस्क रजिस्टर, रिस्क तो प्रोसेसर होते हैं बच्चों, रिस्क प्रोसेसर होते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन रिस्क का, जब मैं करवा दूंगा आपको। क्लियर? अभी यहीं पर स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे खत्म होंगे। चलिए, तो बच्चों मैंने हर चीज समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों ऑर्डर याद रखना, सबसे स्लो टेप होती है, टेप से स्पीड वाली ऑप्टिकल होती है, उससे ऊपर डिस्क होती है मैग्नेटिक वाली, उनसे ऊपर फ्लैश होती है। सेमीकंडक्टर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं बनाते तो ये फास्ट होती, इनसे फास्ट फिर कोर मैग्नेट होती है जो बफर के लिए काम में आती है, बफर बनाने के लिए। बच्चों रोम और रैम ये स्लो होती है, रोम स्लो होती है, रैम फास्ट होती है, नीचे जाएंगे फास्ट होते जाएंगे। केस एसरैम से बनती है, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। रजिस्टर कुछ बिट के होते हैं, केस कुछ एमबी तक की हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी जीबी तक की हो सकती है, बफर जीबी तक की हो सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज टीबी और इसके ऊपर की रेंज के हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, आ रहा है सबके समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फ्लोइंग स्टोरेज कैपेसिटी इन असेंडिंग ऑर्डर। कंप्यूटर टीचर में आया था बच्चों, कंप्यूटर टीचर के अंदर आया था।
तो बच्चों कौन सा ऑर्डर चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो आपका सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे छोटा डेटा स्टोरेज होता है बिट, बिट से बड़ा होता है निब्बल, निब्बल, निब्बल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा होता है वर्ड, बाइट से बड़ा क्या होता है? वर्ड। अब एक वर्ड फिक्स नहीं है, वर्ड में एक बाइट भी हो सकता है, 2 बाइट भी हो सकता है, और बच्चों कितने भी बाइट हो सकता है। वर्ड डिपेंडेंट है, एक साथ कितना डेटा सीपीयू प्रोसेस करवाता है उसको वर्ड कहते हैं। तो वर्ड बच्चों एक बाइट से लगा के कितने भी बाइट का हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ आ जाइए, बाइट के बाद आपका किलोबाइट होता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट। क्लियर? ये ऑर्डर आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति को इतना तो पता होगा ही नहीं, तो फिर वो क्या कंपटीशन दे रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये ऑर्डर याद रखना, निब्बल बराबर 4 बिट होता है। ये क्वेश्चन आपके पटवारी में आया था। निब्बल, एक निब्बल में कितने बिट होती है? 4 बिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, यह हो चुका है। सीडीआर क्या होता है? रिकॉर्डेबल। तो रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क, रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क ये है, रीड राइटेबल डिस्क ये है, राइट वंस इसको रिकॉर्ड कर सकते हो एक बार बच्चों। क्लियर? क्योंकि इसको WORM कहते हैं, राइट वंस रीड मेनी। क्लियर है इस चीज को? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहां से आप आंसर दे सकते हो। फर्स्ट में थर्ड है, फर्स्ट में थर्ड है, बी में फर्स्ट है और सी में सेकंड है। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो, क्या आज की क्लास आपके समझ में आ गई क्या? बिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। बाइट, देखिए मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बोले बिट, और मेमोरी का सबसे छोटा सर्किट बोले फ्लिप फ्लॉप। वापस बोल देता हूं, मेमोरी का सबसे 3-4 चीजें अलग अलग बोल रहा हूं। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या है बच्चों? फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, सॉरी यूनिट। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, यूनिट पूछा है तो आंसर देना बिट। और मेमोरी का सबसे छोटा सर्किट, मेमोरी का सबसे छोटा सर्किट, सबसे छोटा सर्किट, छोटा सर्किट, तो आंसर देना फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक बिट को होल्ड करता है, या तो 1 या फिर 0। 1 बिट को ही होल्ड करेगा, या तो 1 करवा लो या 0 करा दो। 5 वोल्ट डालोगे तो 1 और 0 वोल्ट डालोगे तो 0। और सिक्वेंशियल सर्किट सबसे छोटा, सिक्वेंशियल सबसे छोटा सर्किट, सिक्वेंशियल सबसे छोटा सर्किट बोल दे, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेमोरी सिक्वेंशियल सर्किट से बनती है। सिक्वेंशियल सबसे छोटा सर्किट कौन सा है? तो लैच। छोटा सर्किट कौन सा है? तो सिक्वेंशियल सबसे छोटा सर्किट कौन सा है? लैच, LATCH, लैच। बच्चों लैच डेटा स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें क्लॉक नहीं होती। लैच में क्लॉक लगाते फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। लैच प्लस क्लॉक, लैच प्लस क्लॉक दोनों मिला दे तो क्या बन जाता है? फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। क्या ये क्लियर है सब लोगों के? तो बच्चों डेटा स्टोर फ्लिप फ्लॉप में होते हैं, लैच में नहीं होते। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट सबसे छोटा कौन सा होता है? लैच। और मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। क्लियर? आ गया सबके समझ में? ठीक है, शायद टाइम हो गया बच्चों, कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। लिमिटेड टाइम में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं एक एक चैप्टर को निपटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चों नहीं निपट सकता क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है। अपन उससे रिलेटेड ही तो पढ़ सकते हैं जो क्वेश्चन है। अब बच्चों उस क्वेश्चन से बाहर जाएंगे तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, दिक्कत वहां है। क्लियर? इसलिए आगे की कोई तैयारी करो, आइए तो कर लिया होगा तुमने जयपुर जोधपुर से कहीं से भी, लेकिन कहीं भी तैयारी कुछ भी करो एक बार अंबिका के कंटेंट को जरूर देखिए। आपको लगेगा कोई आसपास भी नहीं, ना मैथ में, ना रीजनिंग में, ना अंबिका मैडम के जीके में, ना अरविंद सर के कंप्यूटर में। और मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर 90% कोर्स में अकेला कराता हूँ। क्लियर है बच्चों? और डिग्रियां खूब है मेरे पास, बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, एमएससी हूँ, नेट क्वालिफाई, सेट क्वालिफाई, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन मैथमेटिक्स, बहुत सारी डिग्रियां। और मैथमेटिक्स के अंदर नेट हूँ, सेट हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर नेट और सेट हूँ। क्लियर है बच्चों? फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने का तरीका तुमने देख लिया होगा, उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से पेपर बनता। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय 5:30 बजे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जिस बच्चे ने भी बाहर से अगर कोई कोर्स लिया है तो अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रोग्रामर आने वाला है, कंप्यूटर टीचर आने वाला है, संस्कृत डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है, मदरसा बोर्ड में आने वाली है, और बच्चों राजस्थान हाई कोर्ट में आ चुकी है। एक बार
कंटेंट जरूर देखना। आपको लगेगा कोई आसपास भी नहीं है, आसपास मतलब 5-10% भी नहीं है, आपको लग जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।